Hello, 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 hello. Welcome to this lecture on properties of matter. Now in this lecture, what are we going to be dealing with? Before I tell you what we are going to be dealing with, I want to talk about the crash course जो तुम्हारा मॉक टेस्ट है ना, क्लास पे मॉक टेस्ट सीरीज, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ. क्लास पे में तुम जो मॉक टेस्ट है इसमें तुम्हें क्या क्या एग्जैक्टली मिल रहा है. सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द फॉलोइंग, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ईच chapter wise MCQ mock test, right? Again MCQ ही रहेगा because that's the pattern of your exam in exactly the IIT pattern. ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा. तो तुम्हें ये मिल रहा होगा सबसे पहले, राइट? सारे के सारे चैप्टर्स जो भी तुम्हें यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं उनके लिए तुमको जो डीपीपी का है या जो तुम्हारा जो भी तुमको अगर उसमें अपने आप को एक टेस्ट करना है, अपने आप को एक बार चेक करें कि तुम कितना समझो नहीं समझो, तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. देन यू आर गोइंग टू बी गेटिंग 20 ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट जो भी रहेंगे आईआईटी के लिए, हर फुल मॉक. ये PYQs नहीं है, ये तुम्हारे फुल मॉक है. ये PYQs नहीं है, ये फुल मॉक है. ठीक है, उसके बाद तुम्हें रहेंगे 2 स्ट्रेटेजिक टेस्ट. ठीक है, स्ट्रेटेजिक टेस्ट क्या होता है कि वंस यू आर डन विद ऑल द चैप्टर टेस्ट एंड वंस यू हैव गिवन 10 फुल मार्क्स, यू विल बी गिवन 2 मार्क्स, जिसमें एक 11th का रहेगा, एक 12th का रहेगा. इससे फायदा ये होगा तुम्हारा कि यू विल बी एक्चुअली एबल टू एनालाइज कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग 11th है या तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग 12th है इन ईच सब्जेक्ट. एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम कि मुझे एग्जाम में जब जाना है तो मुझे फिजिक्स में 11th पे ज्यादा फोकस करना है कि 12th वाले सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री में मुझे 11th का करना है पहले कि 12th का करना है, मैथ्स में मुझे 11th करना है कि 12th करना है. ठीक है, तो दिस विल अलाउ यू टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ स्ट्रेटजी जहां पे तुम इसके थ्रू ये देख सकते हो कि तुम ज्यादा अच्छा स्टैंड कहां कर रहे हो. समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ये जो स्ट्रेटेजिक टेस्ट है, राइट? क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या है मैं आगे तुम्हें दिखा दूंगा. ठीक है, वो क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या है वो मैं आगे तुम्हें दिखा दूंगा. ठीक है, अच्छा अगला देखो, जो तुम्हारा ये 4 जो है तुम्हारे फ्री फुल मॉक एनालिसिस मिलेंगे इन्हीं के, राइट? इन्हीं फुल मॉक से तुम्हें फ्री एनालिसिस मिलेंगे. एंड उसके बाद फाइनली आपको मिलने वाला है, हाँ एक बार मैं तुमको मॉक दिखा दूं उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ. हाँ तो देखो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है चैप्टर वाइज टेस्ट. ठीक है, समझ में आ रहा? अभी 61 ही अपलोड बिकॉज ऑब्वियसली बहुत आगे चल के कुछ आएंगे, राइट? सो अभी 65 ही अपलोड हुआ, आगे चल के बाकी सारे अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, एंड उसके बाद क्यूमुलेटिव और स्ट्रेटेजिक जिसकी मैंने बात बताई. क्यूमुलेटिव क्या है? क्यूमुलेटिव को एक बार देखो, तुम्हारे सब्जेक्ट्स में क्या होंगे. क्यूमुलेटिव टेस्ट 1 में रहेगा सारे चारों सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर 1 to 5, बेसिकली पहले 25% ऑफ द सिलेबस. क्यूमुलेटिव 2 में तुम्हें मिलेगा चैप्टर 1 to टेस्ट, फर्स्ट 50%. ठीक है, एंड दिस हैपेंस आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट आर डन. Then you will have cumulative test 3 जिसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में मिलने वाला है चैप्टर 11 to 15. फाइनली cumulative test 4 जिसमें तुम्हें मिलेगा चैप्टर 11 to 20, राइट? तो तुम्हें ये चारों मिल रहे होंगे टू अलाउ यू टू रिवाइज द सेम थिंग, अलाउज यू टू रिटेन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. फुल मार्क्स तुम्हें ऑब्वियसली पता ही है यहाँ पे जो भी होता है, राइट? तो सारे फुल मार्क्स तुम्हें मिल ही रहे होंगे एक एक करके. ठीक है, एंड तुम देख सकते हो तुम्हारे ये जो चैप्टर मार्क है वो किस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, राइट? चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 फिजिक्स में, केमिस्ट्री हो गया ये, एंड देन सिमिलरली मैथ्स में तुम्हें मिल रहा होगा, राइट? एंड देन फाइनली तुम्हें सेल एंड ये सारी चीजों में भी मिल ही रहा होगा. ओके, एट दिस प्राइस खरीद लो जाके जल्दी से, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. नाउ लेट्स कम बैक टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे पढ़ना कि तुम ये समझो कि तुमने इससे पहले पढ़ क्या रखा है. तुमने इससे पहले पॉइंट पार्टिकल पढ़ रखा है, तुमने इससे पहले रिजिड बॉडी पढ़ रखी है. रिजिड बॉडी में डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, शेप चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज होती है, कुछ चेंज नहीं होता, सब कुछ वो सेम है. यहाँ पे तुमने ऑलरेडी देख रखा है. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम वो बॉडीज देख रहे हैं जो रिजिड नहीं है, जिसमें देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट का वो जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, वो स्ट्रेच कर सकती है, उसका शेप बदल सकता है, राइट? साइज शायद नहीं बदले फ्लूइड में, बट हम वो देखेंगे कि कैसे और क्या होता है. अब इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो तुम्हारा फ्लूइड्स रहता है, एक तुम्हारा रहता है सॉलिड्स, राइट? इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक रहता है तुम्हारा फ्लूइड और एक रहता है तुम्हारा सॉलिड, राइट? 2 पार्ट्स, एक है फ्लूइड्स और एक है सॉलिड्स. हम पहले क्या करेंगे? हम पहले करेंगे फ्लूइड्स. क्यों करेंगे फ्लूइड्स? सॉलिड्स तो पहले आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए पहले. सिलेबस में भी सॉलिड्स पहले आते हैं. द रीजन आई एम डूइंग फ्लूइड्स फर्स्ट इज बिकॉज एग्जाम में फ्लूइड ज्यादा आता है. ठीक है, सॉलिड से ज्यादा स्कोप नहीं बनाने का क्वेश्चन, तो सॉलिड से कम क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली सॉलिड्स विल टेक अ बैक सीट. वी विल बी इवेंचुअली गोइंग बैक टू सॉलिड्स आफ्टर वी हैव डन सम after we have covered all the properties. So after we have covered like the static equation, hydrodynamics equation and all, right? Once we have covered all of those things, we will then come back and have a look at solids. ठीक है, तो ये रहा 27 slide, आधे slides के through, halfway through we'll actually be coming and discussing elasticity and then eventually we'll also discuss viscosity. ठीक है, we'll eventually discuss viscosity. तो वो that's the plan. Okay, तो solids हम बाद में करेंगे because उसका थोड़ा कम वेटेज है, fluids हम पहले कर रहे होंगे. चलो अब आगे देखते हैं. फ्लूइड्स में सबसे पहले तुम्हें समझना है प्रेशर क्या होता है. प्रेशर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, लाइक इन दिस एंटायर डिस्कशन. ठीक है, हर जगह पे तुम्हें ये टर्म आता मिलेगा प्रेशर. तो अगेन एक और इसमें थोड़ा सा मैं वार्निंग ये दूंगा कि दिस लेक्चर विल फील अ लिटिल सॉर्ट ऑफ लिटिल वियर्ड टू यू इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, बिकॉज इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअली मैं बताने को बहुत कुछ बताना चाहता हूं और बता भी सकता हूं, बट ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा टर्स लगेगा तुम्हें. I'm not saying that I'm compromising on the rigor of teaching, but what I mean to say is कि this chapter is sort of very disjoint in a way.
सो सेम मैं फ्लूइड्स को 3 चैप्टर में बांट सकता हूँ. विस्कोसिटी अलग बन जाएगा तुम्हारा, सरफेस टेंशन अलग बन सकता है तुम्हारा, पूरा हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स अलग बन सकता है, राइट. इवन इन सॉलिड्स तुम्हें वो चीजें मिलेंगी. तो द पॉइंट इज कि ये थोड़ा सा टर्स और थोड़ा सा तुम्हें टर्स मतलब बहुत ज्यादा कंडेंस मिल सकता है, तुम्हें लगेगा कि वो इतना मजा नहीं आ रहा. द रीजन इज कि द नेचर ऑफ द चैप्टर इज द सेम. समझ रहे मेरी बात. तो इसी रीजन से तुम्हें वो फील आएगा कि मजा नहीं आ रहा. बट I promise you that you will understand everything. So stay over here and hopefully you'll be able to do any question that comes from this chapter and also develop a good understanding, a sound understanding of the same topic. Okay, चलो. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. अब इसको डिफाइन करना क्यों पड़ा? व्हाई इज इट एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी? बिकॉज इट इज अ स्केलर दैट यू कैन गेट आउट ऑफ फोर्स. तो अब आइडिया कुछ ऐसा होता है, मान लो मैं तुम्हें दे दूं, मान लो मैं तुम्हें इस तरीके से वो दे दूं. ठीक है. मान लो मैं तुम्हें ऐसा दे दूं. अगर मैं तुम्हें बोलूं ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एक फोर्स F लगा दूं ऐसे, है ना, F1 फोर्स लगा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक F2 फोर्स लगा दूं, और मैं यहाँ पे एक F3 फोर्स लगा दूं. ठीक है ना. और मैं बोल दूं कि एंगल तुम्हारा थीटा है. तो द थिंग इज कि इस सिनेरियो में तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, राइट. ये भी थीटा बन जाएगा. डू यू गेट दिस? बिकॉज ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो वो थीटा हो जाएगा, राइट. सो F1 cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू F3 and F1 sin theta is actually equal to F2. ठीक है. Not just that, say that this length is B, this is perpendicular P, and this length is actually this length is H, hypotenuse. ठीक है. तो B क्या हो जाएगा तुम्हारा? B is going to be H cos theta and P is going to be what? H sin theta. अच्छी ऐसी बात है क्या? बिल्कुल ऐसी बात है. अब अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, अगर ये वेज तुम्हारा इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा? अगर ये वेज इक्विलिब्रियम में, अगर ये वेज तुम्हारा इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा? अगर ये वेज इक्विलिब्रियम में, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ये मिलेगा कि मतलब ये होना पड़ेगा, राइट. अदरवाइज द फोर्सेस विल नॉट कैंसिल, राइट. तो दिस इज बिकॉज द वेज इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज, राइट. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज. सो आई होप यू रियलाइज दिस. है ना. आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज अगर ये जल्दी लगा तो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं एनएलएम में, तो ये मुझे जल्दी ही बताना होगा. ठीक है. एंड ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. तो इफ यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद दिस, यू कैन एक्चुअली इग्नोर दिस इफ यू लाइक. आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू इग्नोर इट दो. तो एक बार देख लो, है ना. तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाले को ब्रेक करो, हॉरिजॉन्टली जीरो फोर्स होनी चाहिए, तो आगे पीछे की बराबर, ऊपर नीचे की बराबर, वर्टिकली. ठीक है. तुम्हें ये मिल गया. F1 cos theta is F3 and F1 sin theta is equals to F2. Once this is given to you, do you now realize? Once this is given to you, do you now realize कि इस पूरे कहानी में एक there's something very interesting that happens. What is that thing? What is the interesting thing that actually happens in this? The interesting thing is the following. The interesting thing is the following. हाँ. तो एक बार समझो कि अगेन विजुअलाइज दिस लाइक दिस. तो तुम्हारे पास यहाँ पे किस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल इस तरीके से अंदर जा रहा है, राइट. डू यू रियलाइज दिस? तो मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग इज समवॉट लाइक दिस. तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है? मतलब समझो ऐसे कि आई गिव यू लाइक, मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है इसका बताने के लिए. ओके, आई कैन यूज माई लैपटॉप प्रोबेबली, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड आइडिया. चलो यही देखो. तो इमेजिन करो तुम्हारे पास ये जो स्टिकी नोट है, इसमें इमेजिन करो तुम्हारे पास इस तरीके से कुछ मिल रहा है, तुम्हें ऐसा मिल रहा है. ठीक है. This is what exactly you have, right? This is something like, this is basically what you get. Okay, but do you now realize कि ये लेंथ जो तुम्हारी है, ये जो तुम्हें दिख रही है, और ये लेंथ हाइपोटेन्यूस है, और मेरा जो हाथ है तुम्हारा, ये जो लेंथ है, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर है. बट डू यू रियलाइज कि ये जो थिकनेस है तुम्हारी, ये वाली जो थिकनेस जो तुम्हें दिख नहीं रही, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों के लिए कांस्टेंट है. तो तुम्हारा ये वाला एरिया क्या बन जाएगा? ये थिकनेस इनटू ये हाइपोटेन्यूस, राइट. यू गेट दिस. तो ये अंदर की तरफ भी तो जा रहा होगा ना, ऐसा अंदर भी जा रहा होगा ना, और ऐसे उठ के आ रहा होगा, राइट. हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ऐसा आ रहा होगा, राइट. सो इसको अगर मैं बताऊँ तो मैं बेसिकली क्या बोलूँ कि तुम्हारे पास इस तरीके से ऐसे मिल रहा होगा ना तुम्हें. तुम्हारा वेज तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट. हाँ ना, ऐसा दिखेगा ना वेज तुम्हारा. हाँ ना, बताओ, ऐसा दिख रहा होगा ना. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट. सो ये लेंथ तो तुम्हारी फिक्स है, राइट. ये तो तुम्हारी सम z है ना. और ये लेंथ कितनी है तुम्हारी? ये h हो गई तुम्हारी. हाँ ना. ये लेंथ तुम्हारी p हो गई, और ये लेंथ तुम्हारी b हो गई. हाँ ना. बट ये सारे का सारा जो लेंथ है, ये तो z ही है. तो तुम्हारा ये वाला एरिया कितना बनेगा? ये वाला एरिया कितना बन जाएगा? hz नहीं, pz हो जाएगा. ये p होगा तुम्हारा, सॉरी, या नॉट h, दिस विल बी p and this is going to be b. so p और b में confusion नहीं हो, इसलिए मैं ढंग से लिख दे रहा हूँ. so ये एरिया कितना बन जाएगा तुम्हारा? this will be ph, no, pz. this area is going to be how much? this area is going to be what? hz. and the bottom area is going to be how much? bz, right. and you already realize कि ये तुम्हारा है a bottom, है ना. ये तुम्हारा है a side, ये तुम्हारा है a hypotenuse, right. a hypotenuse. and you already know कि the force on hypotenuse is how much? that is F1. So what is the pressure on hypotenuse? Pressure hypotenuse पे कितना लग रहा है? That is F1 by Hz. Okay, awesome, amazing, right? Now what is the pressure? What is the force on base? That is F3, but that was also equal to F1
cos theta if you remember, right? That was also this, right? This angle was theta, and I hope you remember this from the last slide. यहाँ पे मैंने बना रखा है, right? Decompose करके दिखाया है तुम्हें. So this is theta, right? So this is what? F1 cos theta. So what is going to be P base? P base is going to be F3 by A base, and वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? That is going to be F1 cos theta. और ये एरिया कितना तुम्हारा B क्या है? तुम्हारा B is actually H cos theta, right? So this is what? H Z cos theta. Do you realize cos theta कट गया? Interesting. Then not just this, the third thing would be the following. Look at what F side is. F2, but that is F1 sin theta. So what is pressure on side? Pressure on side is essentially F2 by A side, correct? हाँ है ना, by A side, correct है? करेक्ट है क्या? ये बताओ. हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, है ना? करेक्ट है, राइट? सो ये ए साइड पे लगने वाला प्रेशर हो गया, बट दिस इज एसेंशियली व्हाट? दिस इज F1 sin थीटा डिवाइडेड बाय HZ into sin थीटा. हाँ है ना? sin थीटा फिर से कट गया. तो डू यू नाउ रियलाइज कि प्रेशर साइड इज इक्वल टू प्रेशर बेस इज इक्वल टू प्रेशर हाइपोटेन्यूस. तो मतलब किसी भी सरफेस पे तुम चले जाओ, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, राइट? सो वेदर आई टेक इट एट, आई कैन टेक इट इन whichever direction I want. The pressure is always going to remain the same, right? The thing is, this gives you a number which does not vary with direction. It gives you a scalar which is sort of constant in every direction, right? Iska condition the equilibrium, right? This was a very important condition. If equilibrium is not there, then this condition will not be satisfied. So you require equilibrium for this to actually make sense. Do you get this? You require equilibrium for this decomposition to be possible, and once you get this decomposition, because of the properties of basic geometry, you get the cos theta and sin theta to cancel, and the pressure sort of becomes an isotropic property. ठीक है? वो equilibrium बहुत जरूरी है. Equilibrium के बिना ये सब possible नहीं है. तो pressure is a very important quantity. ठीक है? So if I tell you कि something is an equilibrium, then this actually works, and this is actually a very good idea. अच्छा, उसी का एप्लीकेशन है ये वाला प्रॉब्लम. ठीक है? उसी का एप्लीकेशन है ये वाला प्रॉब्लम. ठीक है? अभी इक्विलिब्रियम होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. इक्विलिब्रियम होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक तरीका ये होता है कि तुम्हारा मास ही जीरो हो जाए किसी चीज पे. तो अगर मास जीरो हो गया तो ऑब्वियसली इवन इफ इट इज एक्सेलरेटिंग, it can still have force zero, right? So you assume that the density is low, yeah, you assume things like those, right? So there are ways jahan pe you exploit this assumption. You actually exploit this assumption a lot, but it actually works, so you don't need to worry about it. Okay? I mean, is it truly isotropic? No, not in the real world. एक idealization है जिसमें it is isotropic, और idealization इस वजह से लेते हैं कि वो equilibrium पे होगा. ठीक है? अच्छा, अब ये यहाँ पे देखो, ये तुमने यहाँ पे क्या किया? तुमने लिक्विड में तुमको निकालना है कि प्रेशर वेरी कैसे करता है at the depth y. Okay? So if you want to find that out, I want you to consider the following. तुम्हारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा इमेजिन करो. ऐसा डब्बा इमेजिन करो. ये डब्बे का वेट कितना लग रहा है? DW वेट है. वेट W stands for weight. So this is what? This is weight. किसका वेट? उस डब्बे का वेट जो तुमने इमेजिन किया, राइट? सो इट्स लाइक अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ फ्लूइड दैट यू आर इमेजिनिंग. सो इमेजिनरी बाउंड्रीज है, वहां पे कुछ फ्लूइड उसमें बंद होगा, राइट? इमेजिन दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. अगेन ये चीज तुम्हें वियर्ड लग सकती है, तुम्हें बहुत हड़बड़ी में बोला हुआ लग सकता है, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज ओनली गोइंग टू मेक सेंस इफ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस. एंड अगेन the point of this is a crash course, so I want to clarify your concepts, develop a conceptual understanding, but not at the cost of starting everything from scratch. तुम्हें खुद तो कुछ करना ही पड़ेगा. तो ये चीज अगर तुमने नहीं पढ़ी तो read it in some book and it will actually make sense. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि I'm just going to consider a small element of the fluid. ये वो छोटा सा element of the fluid है जिसको मैं consider करूंगा. इस element of the fluid में अब क्या होगा कि इसका कुछ अपना weight होगा जो कि होगा dW. वो W कितना रहेगा? वो रहेगा volume into density will give you mass, right? This is going to give you mass. हाँ ना? This is going to give you mass, right? है ना? This is going to give you mass, yes or no? है ना? This is going to give you mass, right? तो यहाँ पे तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? This is going to be giving you mass, right? एक बार तुम्हें mass मिल गया तो mass times g is basically what your weight, right? So वो mass volume कितना है? Volume is going to be g into dy, right? Because इसका height है dy और इसका area मैं ले रहा हूँ a. Okay. So this is g a, मतलब a dy is the volume. This is the volume. This is g and this is density. Okay. So this is your weight. Awesome. अच्छा, now I also wanted to realize this. Now I want you to realize something else as well. I want you to realize something else as well. What is it that I want you to realize? I want you to realize the following. ये जो तुम्हारा डब्बा है ना पूरा, ये जो डब्बा है ना तुम्हारा पूरा, ये डब्बे में I am taking the pressure on top to be greater than pressure at the bottom. How do I know this? I do not know this. I am just taking it to be that way. And I do not know this. I am just taking it to be that way. What will this serve? What will this do? Right? How will this help me? What is this going to do for me? Right? The thing that this does for me is the following. The thing that this actually does for me is the following. This gives me the idea that, you know, if I get a minus sign, when I take dp by dy, right, and I get a minus sign, this means that my assumption was wrong. But if I don't get a minus sign, if I get a positive sign, this means that my assumption was in fact correct. I don't know right now.
So I can actually take this to be the lower pressure, this to be the higher pressure. It totally depends on me. I just take this to be the higher pressure, this to be the lower pressure. So P plus dP minus P is dP divided by dy, and you get minus rho g. I mean, you'll derive this eventually, and when you derive this, you realize कि अच्छा, okay, ऐसा हो रहा है. Okay, but anyways, the thing is it accelerating? No. This is at zero. तो यहाँ पे you don't even need the zero mass. तो यहाँ पे acceleration is simply zero. ये accelerate नहीं कर रहा है. If it is not accelerating, if it is actually in equilibrium, then the forces should also all add up to zero. When the forces add up to zero, when all the forces add up to zero, what do we get? When forces add up to zero, what do we get? When forces add up to zero, we get the following, right? We get this, correct? We get PA minus this, right? Minus y, y minus because PA नीचे से ऊपर लग रहा है और वो दोनों opposite direction में लग रहा है, right? तो ये मिल गया zero और basically when you solve this out, PA और ये सारा चीजें cancel हो जाएगा and you'll have dPA is actually equal to this, A और A cancel हो जाएगा तुम्हारा वापस, है ना? So you realize कि you get the idea, right? I mean, yeah, you get the idea, right? So ultimately तुम्हें यहाँ से क्या मिलने वाला? Ultimately तुम्हें यहाँ से क्या मिलने वाला? Ultimately तुम्हें यहाँ से मिलने वाला when you write this down, right? So तीनों forces को लिखो, solve this and you get this nice ब्यूटीफुल इक्वेशन. हाँ है ना, समझ में आई मेरी बात? तो ये जब इक्वेशन तुम्हें एक बार मिल गया तो इस इक्वेशन के थ्रू तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा प्रेशर एक्चुअली में कैसे डिक्रीज कर रहा है. Once you have this, you can simply integrate this to get P in terms of Y, right? Once you have this, you can simply integrate this in terms of Y to get the equation. Anyways, the point is, this is the idea, right? Okay, so how does this look like? So I'll just complete the derivation for you, क्योंकि वो मैंने यहाँ लाया हूँ तो एक बार देख लो. तो द आइडियाज देख, एक तो ये हो गया. एक और तरीका क्या हो सकता है पता है? सेम आर्गुमेंट कर लो, इंटीग्रेट कर लो इसको, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? P, है ना? P नॉट, ऊपर मान लो तुम्हारा है P नॉट, राइट? ऊपर तुम्हारा है P नॉट, राइट? तुम नीचे से जा रहे हो, ऊपर से जा रहे हो, तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, राइट? मान लो नहीं, तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, ओके. सो P जो है तुम्हारा, DP जो है तुम्हारा कहां से कहां जा रहा है? P0 से ये बेस लेवल P है. I have drawn it from the top. Okay, so let's do it in a different way. Let's try. So you get the idea. मतलब the point is limits के साथ थोड़ा सा तुम्हें careful रहना पड़ेगा. So P is going to be what? P is going to be minus rho g y plus some c. But y तुम्हारा कहां से मेजर हो रहा है? नीचे से मेजर हो रहा है, ये ध्यान रखना, है ना? तो उस एक चीज का तुम्हें ख्याल रखना पड़ जाएगा बस, ठीक है? y नीचे से मेजर हो रहा है, ना कि ऊपर से मेजर हो रहा है. If you are familiar with that and if you are comfortable with that, you will actually be getting the correct formula. तो वही मेन पॉइंट था मेरा जो मैं यहाँ पे बता रहा था. एक बार मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से, जो आसान तरीका, जो ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका, उससे डिराइव करके तो मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है? अगेन तुम्हें लगेगा कि मैं भगा रहा हूँ, पर मैं भगा नहीं रहा हूँ. लाइक दिस इज द सेम थिंग, राइट? सो आई प्रॉमिस दिस इज द सेम थिंग. मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने यहाँ पे नीचे से y ले रखा है, मैं ऊपर से y ले रहा हूँ, तो तुम्हारा जो ऊपर और नीचे का जो दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है ना, जो नीचे से आने वाला डायरेक्शन, जो ऊपर से आने वाला डायरेक्शन, वो ऑपोजिट होता है. तो एक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर से डिक्रीज होगा, तो ऊपर से जब तुम आओगे तो ये जो माइनस है वो गायब हो जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? तो वो एक दूसरा तरीका होता है कि व्हेन यू मेक अ वेरिएबल चेंज, तुम्हारा बेसिकली ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारी L माइनस वाई विल बी एच, राइट? तो अगर मैं h के टर्म्स में लिखूंगा तो y विल बी व्हाट? y विल बी बेसिकली dl माइनस h, राइट? l माइनस h का विद रिस्पेक्ट टू l माइनस h विल बी डिफरेंशिएटिंग इट. तो उस केस में द माइनस साइन वोंट बी देयर बिकॉज़ यू विल गेट अ माइनस साइन अगेन फ्रॉम d by dh of l minus h, right? So that's another way of dealing with this. But anyways, the idea is that the area over here is A, the area over here is also A. So अब यहाँ पे लगने वाला प्रेशर जो है तुम्हारा, मान लो P नॉट है, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर मान लो तुम्हारा P है, तो फोर्स यहाँ पे PA बन जाएगा, यहाँ पे फोर्स PA बन जाएगा. इसका वेट कितना लगने वाला तुम्हारा? रो ए एच, जो अगर हाइट h है तुम्हारी ये पूरी, राइट? अगर ये हाइट h है तुम्हारी पूरी, तो रो ए एच जी, इनको सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलना चाहिए 0, तो तुम्हें मिलेगा PA नॉट प्लस रो ए जी एच इज इक्वल टू PA. ए गया, तुम्हें क्या मिल गया? P इज इक्वल टू P एट हाइट h इज इक्वल टू व्हाट? P नॉट प्लस रो जी एच. मिल गया तुम्हें ये? तो दिस इज द इक्वेशन जो इससे भी तुम्हें मिल रहा है. अल्टीमेटली यू गेट दिस प्लॉट, दिस नाइस प्लॉट, ठीक है? h के टर्म्स में यू गेट दिस नाइस प्लॉट, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? does this depend on the shape or anything? No, it just depends on the height. Why does it only depend on the height? So the real answer is this, कि why ये वाले में क्या होगा पता है? यहाँ से तुम आओगे ऐसे तुम ले इसको, you can break it like this, you can take the cylinders like this, ठीक है? You can take the cylinders like this. अब पता है क्या होगा? when you take cylinders like this, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो उस डायरेक्शन में तो फोर्स हैज टू बी 0, तो इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर सेम होना पड़ेगा, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई वो नहीं हो रहा, तो राइट? इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर सेम होगा, तो एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर. डू यू गेट दिस? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर, है ना? तो जो मेरा यहाँ से प्रेशर लग रहा है P, है ना, यहाँ से जो मेरा P1 लगेगा वही सेम P1 मेरा यहाँ से लगेगा. फिर अगर मेरा P1 यहाँ से लग रहा है तो क्योंकि मैंने आइसोट्रोपी ऑफ प्रेशर बता दिया, ऊपर से और नीचे से प्रेशर और साइड से ऐसे सेम लग रहा था, राइट? आई होप यू रिमेंबर दिस, है ना? इसमें तुमने देखा कि तुम्हारा प्रेशर सारे डायरेक्शन से सेम लग रहा है, राइट? प्रेशर सारे डायरेक्शन से सेम लग रहा है, आइसोट्रोपिक है. तो तुम्हारा प्रेशर अगर यहाँ से P1 लग रहा है, यहाँ से P1 लग रहा है और ये एक्सेलरेट नहीं करता, तो ऊपर से भी तुम्हारा प्रेशर P1 ही लगेगा, राइट? ओके, तो तुम्हारा नीचे प्रेशर कितना बन जाएगा? नीचे प्रेशर कितना बन जाएगा तुम्हारा? अगर ये हाइट तुम्हारी है H2, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी P1 प्लस रो H2G, राइट? सो द थिंग, और सेम प्रेशर फिर यहाँ से और फिर यही सेम प्रेशर यहाँ से लगेगा, फिर यहाँ पे और अलग, मतलब यू गेट द आइडिया, राइट? तो ये बन जाएगा P1
P1 प्लस रो H2G, है ना, इसमें फिर यू हैव टू ऐड रो H3G, अगर ये हाइट तुम्हारी H3 हो जाए तो यू गेट द आइडिया, राइट? So the thing is कि even if you don't get a straight column, now even if I give you something like this, the thing is कि you actually take local heights like this and you can add pressures along these heights, ठीक है? तो प्रेशर का शेप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सभी पॉइंट्स का सेम प्रेशर होगा, वर्टिकली जैसे तुम नीचे जाओगे तुम्हारा प्रेशर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होगा। तो चाहे ये सीधा शेप ले लो जिसमें तुम्हें सीधा ट्रायंगल, सीधा वो मिल जाएगा सिलेंडर, और यू कैन डिराइव इट, और यू कैन ब्रेक इट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स एंड देन डिराइव इट। बट द अल्टीमेट आइडिया इज, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तुम ब्रेक करो तो वही डीएच वाला आइडिया, वही ये वाला आइडिया, राइट? यही वाला आइडिया, तुमने एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट लिया, उसके ऊपर नीचे कर रहे हो एंड देन यू इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो either ways you get the same answer, ठीक है? either ways you get the same answer and the answer is basically this। तो अगर सेम लिक्विड है, ये चीज ध्यान रखना, अगर इधर और इधर साइड में सेम लिक्विड है, ये सिर्फ सेम लिक्विड में ही चलता है, ठीक है? प्रेशर इज सेम एट एनी टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल इन द फ्लूइड, ये सेम फ्लूइड होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम फ्लूइड। अगर अलग अलग फ्लूइड्स हो जाएंगे तो तुमको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा सेम फ्लूइड में, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर द सेम फ्लूइड, है ना? तो द शेप ऑफ द कंटेनर एक्चुअली डज नॉट मैटर, द शेप ऑफ द कंटेनर एक्चुअली डज नॉट मैटर, ठीक है? चाहे वो ऐसा शेप हो, कैसा भी शेप हो, व्हिच आई हैव बेसिकली ट्राइड टू डेमोंस्ट्रेट यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द सिलेंडर, ओके? अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करता है, यहाँ पे मैंने तुम्हें दो अलग अलग दे दिया, मैंने तुमको D2 दिया हुआ और मैंने तुमको D1 दिया हुआ, ये D2 है और ये तुम्हारा D1 है, तो ये एक अलग अलग एक कॉलम है, ये अलग एक लिक्विड का कॉलम है ना, ये एक अलग लिक्विड का कॉलम है, और तुम्हारे पास ये वाला जो लिक्विड है ये अलग लिक्विड है, ठीक है? ये अलग लिक्विड है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे इस हाइट तक आओ, अब तुम ये वाला हाइट पे देखो, ये वाला हाइट पे देखो, ये वाला हाइट पे देखो, ये वाला हाइट पे अगर यहाँ पे प्रेशर पी है और यहाँ पे भी प्रेशर पी है, राइट? यस, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे भी सेम लिक्विड है, पूरा सेम ही लिक्विड का प्रेशर है, राइट? या फिर तुम यहाँ पे आके भी कंपेयर कर सकते हो, कहीं पे भी, मतलब कोई सा भी एक लिक्विड का पॉइंट लेना तुम्हें, ठीक है? दोनों साइड में तुम एक लिक्विड का, सेम ही लिक्विड में पॉइंट लेना, मतलब ये पॉइंट को तुम उस वाले पॉइंट से कंपेयर नहीं कर सकते, दैट्स द आइडिया। यू कैन नॉट कंपेयर दिस प्रेशर विद दिस प्रेशर, क्योंकि वो अलग कॉलम, वो हवा का प्रेशर होगा वहां पे, और ये इस कॉलम का प्रेशर, तो यू हैव टू कंसीडर द सेम लिक्विड, ठीक है? यू हैव टू कंसीडर द सेम लिक्विड, नॉट डिफरेंट लिक्विड्स। एंड व्हाई डू यू नीड टू कंसीडर द सेम लिक्विड? ऑब्वियसली बिकॉज अदरवाइज द कैलकुलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी दैट ऑब्वियस। सो डिकम्पोजिशन में वो रो जीएच ऐड हो रहा था, राइट? अगर लिक्विड ही चेंज हो जाएगी तो रो जीएच भी बदलने लग जाएगा, तो उतना मतलब हाँ, यू विद प्रैक्टिस द इंट्यूशन विल कम कि क्यों सेम लेना है ना? क्यों सेम लेना? द इंट्यूशन विल कम विद प्रैक्टिस। द आइडिया एनीवेज इज द फॉलोइंग, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर है पी नॉट, राइट? यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर है पी नॉट, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा पी नॉट प्लस D2 G इंटू 25, करेक्ट? करेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये हाइट कितना? ये हाइट है तुम्हारा 26, है ना? तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे प्रेशर अब कितना आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा रहेगा पी नॉट प्लस D2 25G, राइट? मल्टीप्लाइड प्लस अब ये रहेगा तुम्हारा D1, राइट? D1, है ना? D1 इंटू G इंटू 26, करेक्ट है? ये इधर का प्रेशर हो, इधर का प्रेशर कितना है? यहाँ का प्रेशर कितना है? यहाँ का प्रेशर कितना है? What is the pressure at that height, मतलब जो भी, तो वहां पे कितना प्रेशर है? That is P naught, right? है ना? That is P naught, right? Does this make sense? Does this make sense? Oh no. Okay, I see. Open at one end. अच्छा. I see. This is not P naught. This is 0. Why? Okay, P naught and P. Okay. Find out the where PA. अच्छा, ये रहा PA. ये PA होना चाहिए. So okay, so the question में there was a small typo. Let's just correct this. This is actually PA. This is actually P. तो ये लिक्विड कॉलम जो है ना, ये बंद, देखो ये क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है तुम्हारा, ये क्लोज्ड है, ठीक है? ये क्लोज्ड है, तो यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज PA, ठीक है? तो अब ये P नॉट जो है ओपन वाला और ये जो PA, इनको रिलेट करना है तुम्हें। तो यहाँ पे प्रेशर कितना तुम्हारा, यहाँ पे प्रेशर कितना तुम्हारा, यहाँ पे प्रेशर इज एक्चुअली PA। तो इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? बेसिकली आता ऑब्वियसली वही, बेसिकली जो मैंने यहाँ पे किया वही था, वो ओपन नहीं हो सकता बिकॉज दिस कैन नॉट बी इक्वल टू P नॉट, राइट? सो दिस हैज टू बी क्लोज। ओके, नाइस। सो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा PA इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? PA इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? PA इज एक्चुअली इक्वल टू P नॉट प्लस D2 इंटू 250 या 25G प्लस D1 इंटू 26G। अब इसके आगे मेरे को इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू गेट द आइडिया। मतलब द पॉइंट इज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये क्लोज क्यों होगा, वो समझ जाओ, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तो यहाँ पे ये PA नहीं हो सकता, राइट? दिस हैज टू बी ग्रेटर देन P नॉट। दिस PA हैज टू एक्चुअली बी ग्रेटर देन P नॉट बिकॉज ये सब पॉजिटिव टर्म्स है। तो ये कैन नॉट बी ओपन, बिकॉज ये ओपन होता तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता है। अब अगर वो हो नहीं सकता तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना है कि इट हैज टू बी क्लोज्ड एंड्स, एंड इस क्लोज्ड एंड की वजह से यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर डेवलप हो जाएगा, राइट? और वो PA जो रहेगा तुम्हारा वो एक्चुअली ग्रेटर होगा किससे? P नॉट से। सो PA इज एक्चुअली ग्रेटर देन P नॉट। समझ में आई मेरी बात? सो PA इज एक्चुअली ग्रेटर देन P नॉट। So this is the basic idea, ठीक है? So this is how you deal with this problem. चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वाटर एंड लिक्विड इज फिल्ड अप बिहाइंड द स्क्वायर वॉल ऑफ साइड एल, राइट, साइड एल है, साइड एल 10 मीटर है, उसको तुमने H1 दो पार्ट में डिवाइड कर रखा, 5 अबव 5 बॉटम। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यू नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड आउट द प्रेशर एट ए बी एंड सी। ओके ऑसम। तो ए का प्रेशर तो ऑब्वियस है, राइट, आई मीन ए का प्रेशर तो ऑब्वियस है, राइट, ए में क्या लगने वाला, पी क्या होने वाला तुम्हारा, पी इज एक्चुअली इक्वल टू पी नॉट, राइट, बिकॉज एक्सपोज्ड टू द सरफेस, राइट, एक्सपोज्ड टू द एयर। और अगर हवा का प्रेशर पी नॉट है तो यू नो कि हवा अगर जहां से भी किसी भी पॉइंट के ऊपर लग रही होगी तो सेम ही प्रेशर लगेगी, बिकॉज प्रेशर इज आइसोट्रोपिक, राइट, हर डायरेक्शन में सेम रहने वाला है, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं कि वो एक्सेलरेट कुछ मतलब इक्विलिब्रियम में बेसिकली मास या तो जीरो है या तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, जो भी, क्योंकि एक्सपोज टू एयर है तो इसका प्रेशर जो होना पड़ेगा वो पी नॉट होना ही पड़ेगा। तो ए पे प्रेशर तुम्हारा पी नॉट है, अच्छी बात है। बी पे कितना प्रेशर लग जाएगा, तो तुम यहां से कितनी हाइट नीचे आ रहे हो, 5 मीटर नीचे आ रहे हो, राइट। सो पी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 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 बताओ, चल जा, हाँ, पी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी नॉट प्लस रो, है ना, जी, और हाइट कितना तुम्हारा H1 5 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 सेंटीमीटर को इफ यू कन्वर्टेड इनटू सॉर्ट ऑफ मीटर्स, ओके 5 मीटर्स या SI यूनिट्स में, ओके, रो जी 5, राइट, दिस इज गोइंग टू बी P नॉट, राइट, दिस इज गोइंग टू बी P नॉट, यस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी PC, तो PC होने वाला है PB प्लस रो जी, रो 1 था ना, ये रो 2 है, तो देख लो यहाँ पे 2 रो लिखना पड़ेगा, राइट, यू गेट दिस। सो यहाँ पे 2 रो लेना पड़ेगा, राइट, 2 रो जी, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, वापस से 5 आ जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, बोलो हाँ या ना, 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 हाँ या ना। मुझे तो सही लग रहा है, राइट, मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं फील हो रही है इसमें, सही है, अग्रीड, यस और नो, अग्रीड, यस और नो, अग्रीड, यस और नो, है ना। तो चलो फिर आगे देखते हैं, तो चलो आगे देखते हैं ना। तो यू गेट दिस। अब यहाँ पे तुम पीबी सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे पीबी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पी नॉट प्लस 3 रो जी 5, दैट इज पी नॉट प्लस 15 रो जी, दिस इज पी नॉट प्लस 5 रो जी एंड दिस इज जस्ट पी नॉट, ओके। अब मैं बोलूं फोर्स निकालो इन द पार्ट ए बी एंड बी सी, तो कैसे करोगे, दिस इज द ट्रिकी पार्ट, दिस वाज द इजी पार्ट, राइट, दिस वाज द इजी पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसको समझो, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू गेट द फोर्स। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास इस तरीके से सरफेस है ना, इसका लेंथ क्या है 10 है, राइट, ये 10 है ना, और यहां से तुम आओ x हाइट नीचे या y हाइट नीचे आ जाओ, और यहां पे तुम dy हाइट ले लो या dh ले लो, h से काम करते चलो, चल जा यार, चल जा, चल जा, चल जा, और यहां पे dh ले लो, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे प्रेशर कितना है, व्हाट इज योर p ओवर हियर, p कितना है यहां पे तुम्हारा, दैट इज p नॉट प्लस रो जी h। तो और ये h है, तो ये एरिया कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये da कितना बन जाएगा, ये da क्या बन जाएगा तुम्हारा, सो दिस da इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट, this da is actually going to be dh into 10, correct, है ना, because L into dh, right, so 10 into dh, okay, so what is going to be df at height h, so that is going to be what, that is going to be p naught plus rho gh into L into dh, correct, because pressure into area is force, okay। Now all you have to do is you simply have to integrate the force from where to where, from 0 to f, and this integral goes from where to where, h equals to 0 से लेके h equals to 5, सिंपल। सो व्हाट इज एफ, ए बी, दैट इज नथिंग बट ये ए बी हो जाएगा ना बेसिकली, है ना। तो पूरे पे लगने वाली फोर्स कितने बन जाएगी, इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट इंटू व्हाट, इंटू एल इंटू एच, विच इज बेसिकली 5, राइट, तो 5 लिख देते हो इसको, है ना, और यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस रो जी एल, है ना, और एच स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, राइट, एच स्क्वायर बाई 2 यानी कि 5 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, राइट, हो गया, सिंपल, समझ में आया। Does this make sense? Does this really make sense? I hope it does, right? I actually hope that it does make sense, ठीक है, I hope that it does make sense, okay। अब अगर सिमिलर तरीके से मेरे से कोई बोले कि कैन यू टेल मी द फोर्स ऑन BC, तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्ट सेम चीज करूंगा। मेरा BC वाला फोर्स क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला में मैं यहाँ पे जो मैंने P नॉट लिखा था वो मेरा PB बन जाएगा, है ना, और PB के बाद मेरे को मिलेगा L इंटू 5, है ना, और फिर यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा प्लस डेंसिटी थी मेरी 2 रो, तो 2 रो आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा मेरा G, फिर मेरा आ जाएगा 5 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और L तो आया ही आएगा। सो सिंपल है ये भी, है ना। सो नाउ यू कैन फिगर दिस आउट एज वेल, राइट, बिकॉज तुम्हारा B और C के बीच में क्या हो रहा है, सेम आइडिया, सेम आइडिया, है ना, सेम आइडिया। यहां से तुम आ जाओ H प्राइम ले लो, जो भी लेना है ना, दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, राइट, Y ले लो। अब तो यहां से तुम dy ले लो, और dy का ऐसा थिकनेस कितना आने वाला है, ये L ही होने वाला है, राइट, तुम्हारा, है ना, ये तो तुम्हारा L ही होने वाला है, राइट, तो ये तुम्हारा DA कितना होने वाला है, ये DA कितना होने वाला तुम्हारा, ये DA, और ये प्रेशर कितना हो, ये PB था यहाँ पे, तो यहाँ से PB से यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे P कितना होने वाला है, P इज गोइंग टू बी PB प्लस 2 रो
जी वाई, है ना। तो बस यूज करो इसको, सॉल्व कर लो एट वाई, है ना। तो यहां से तुम्हारा डीएफ कितना आ गया एट वाई, डीएफ कितना आ गया तुम्हारा एट वाई, दैट इज गोइंग टू बी पीवी प्लस 2 रो जी वाई एल इंटू डी वाई। तो यहां से बस इंटीग्रेट करो तो सेम ही आएगा, राइट। सो यू गेट दिस एंड यू गेट दिस फ्रॉम 0 टू एफ बी सी एंड यू गो फ्रॉम y is equals to 0 से y is equals to 5. Why am I not integrating from h equals to 0 to h equals to 5? Because I am already considered the contributions for terms before this, right? तो ये मेरे को 5 से नहीं लेना, because I am already taking PB, right? I am taking PB. तो PB में मेरा 0 से शुरू हो जाता है फिर काउंटर, राइट, इसलिए मैं PB में ले रहा हूँ, है ना। तो मैं उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एंड तक ले रहा हूँ बस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप मजा आया, आई होप समझ में आया। अब आता है एक वापस और सिंपल सा लॉ, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या बोला जाता है कि प्रेशर का अगर यहाँ पे प्रेशर सेम है, राइट, वही सेम एप्लीकेशन है ना, इस हाइट पे अगर प्रेशर सेम है तुम्हारा, रेड में बना देता हूं, अगर इस साइड पे तुम्हारा प्रेशर सेम है, राइट, अगर इस साइड पे तुम्हारा प्रेशर सेम है, अगर मान लो इस साइड पे तुम्हारा प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर होगा वो P2 होगा और यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर होगा वो P1 होगा, राइट। एंड यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि P1 हैज टू बी इक्वल टू P2। अगर P1 इज एक्चुअली इक्वल टू P2 तो तुम्हें पता है यहाँ पे कि तुम्हारा दोनों ही इक्वल हो जाएगा, राइट। F1 by A1 इज एक्चुअली इक्वल टू F2 by A2, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास छोटा एरिया है, इस छोटे एरिया में अगर तुम बहुत बड़ा भी फोर्स लगा दोगे तो तुम्हारा प्रेशर बहुत बड़ा बन जाएगा, और उस बड़े प्रेशर तुम यहाँ पे बड़े एरिया से कार भी लिफ्ट कर सकते हो। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू यूज व्हेन यू आर इन योर हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेसिकली। तो वहां पे क्या होता है, तुम बस हल्का सा तुमने उसको ऐसे किया, अपने बाइक, मतलब वो जो तुम्हारा हाइड्रोलिक होता है वो कैसे ब्रेक कैसे काम करता है, तुमने बहुत छोटा सा ही प्रेशर लगाया उसमें, तुमने बस अपने बाइक या जो भी स्कूटी है उसमें तुमने हल्का सा उसको अपने ब्रेक्स को दबाया, बहुत कम फोर्स लगाया, बट क्योंकि एरिया इतना पतला होता है, वो पाइप तुम देखोगे बहुत पतला पाइप होता है, राइट, यू वुड हैव रियलाइज कि बहुत पतला पाइप जाता है, वो पाइप में एक्चुअली में पानी भरा होता है ना, नॉट पानी, एक लिक्विड भरा होता है वो पाइप में, ठीक है। जो तुम्हारा ब्रेक वाला पाइप होता है उसमें देखना तो तुम्हें पानी ऐसे निकलता मिलता है, तो उसमें बहुत बहुत पतला पाइप है वो। तो उस पतले पाइप से क्या होता है, एरिया बहुत छोटा हो जाता है, तो प्रेशर सडनली बहुत ज्यादा बन जाता है, और जैसे तुमने उसको दबाया, इवन फॉर अ वेरी स्मॉल फोर्स, प्रेशर क्योंकि बहुत ज्यादा है वो ट्रांसमिट कर जाता है पूरा एंड तक टायर पे, और टायर पे ब्रेक सडनली बहुत ज्यादा फोर्स से लगता है और उसको तुरंत रोक देता है, जो कि इस कार में हो रहा है। यहाँ पे मैं बहुत छोटा फोर्स लगाऊंगा और उस बहुत छोटे फोर्स से मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 देयरफॉर F2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन F1, राइट। तो ये आइडिया है, तो मैं छोटी फोर्स से बड़ी फोर्स यहाँ लगा सकता हूँ, राइट। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ फोर्स मल्टीप्लाइंग डिवाइस with a multiplication factor equal to the ratio of areas of the two piston। समझ में आ गया? तो ये उतने पिस्टन से लग जाएगा, तो प्लीज रिमेंबर दिस लॉ, ठीक है। ब्रेक्स में लगता है, डेंटिस्ट चेयर में लगता है, ये कार लिफ्ट्स में लगता है, जैक्स में लगता है, एलिवेटर्स में लगता है, बहुत सारी चीजों में लगता है। बहुत छोटे से प्रेशर से तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकते हो यूजिंग दिस आइडिया ऑफ, जो समझ ही गए हो तुम, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन में। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग the idea of accelerating fluids। तो अभी तक हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे थे, अब एक्सेलरेट नहीं करा रहा था मैं, याद है? I was not accelerating the fluid, I was letting the fluid be at rest, right? I was letting the fluid be at rest, I was not accelerating it at all। अब मैं एक्सेलरेट करवा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक्सेलरेट करवाऊंगा, ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेट करूंगा, नॉट इन द कंटेनर फ्रेम। कंटेनर के रिस्पेक्ट में अभी भी फ्लूइड रेस्ट पर है, तो कंटेनर भी एक्सेलरेट कर और फ्लूइड भी एक्सेलरेट कर, साथ साथ में कंटेनर और फ्लूइड दोनों साथ साथ में एक्सेलरेट करें, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेट करे, बट कंटेनर फ्रेम में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यस और नो? है ना, है ना, है ना? समझ में आया मेरी बात की नहीं? आया नहीं आया, आ गया? आई होप आ गया। चलो तो आगे देखो, चलो तो आगे देखो, अब क्या देखो इसमें आगे, तो देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो इमेजिन करो अगेन, आई विल जस्ट यूज दिस डायग्राम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा चीज, let's not go into all of this, ठीक है। let's just use this diagram and let's try and understand कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं, उस स्लाइड पे मैं तुम्हें एकदम फ्रेश बता देता हूं, तुम उसको पढ़ सकते हो, बट मैं वो यूज नहीं करना चाहता, I'll just use this like I'll do it completely afresh। देखो चलो, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक कंटेनर दे दिया, और ये कंटेनर में मैंने क्या बोला, लिक्विड है तुम्हारा, जो कि ए एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ओके। यहाँ पे मान लो, अब देखो इसमें होगा क्या, मेरे को नहीं पता ये सर्फेस स्लैंट होगा कि नहीं होगा, बट आई थिंक तुम्हें रियलाइज होता है क्यों स्लैंट होना है। व्हाई डू यू रियलाइज व्हाई इट शुड बी स्लैंटेड? क्योंकि अगर वो स्लैंट नहीं होना तो पता है क्या दिक्कत आएगी, सोच के देखो। यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना है, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना है, P0 है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा, इधर पे कितना प्रेशर बन जाएगा। अगर ये हाइट तुम्हारी H हाइट है तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा, P0 प्लस रो GH, राइट, हाँ ना। तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा P0 प्लस रो GH है, और यहाँ पे अभी भी प्रेशर कितना रह जाएगा तुम्हारा, P0 रह जाएगा, राइट, क्योंकि अभी भी एयर को एक्सपोज है और ये पानी के अंदर है, ओके। तो डू यू नाउ रियलाइज इससे होगा क्या कि इफ यू जस्ट कंसीडर दिस लिक्विड कॉलम, यहाँ वाला लिक्विड कॉलम ले लो ऐसा,
तो इस लिक्विड कॉलम पे क्या बनने लग रही होगी फोर्स? ये लिक्विड कॉलम का अगर एरिया ए है मान लो, चाहे जो भी एरिया लेना ए ले लो, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है तुम्हारी? यहाँ पे तुम्हारी फोर्स लग रही है पी नॉट ए प्लस रो ए जी एच। ओके, और यहाँ पे प्रेशर की फोर्स कितना लग रहा है तुम्हारा? सिंपली पी नॉट ए। और तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या है? ए है। और ये लेंथ कितना तुम्हारा? दिस इज एक्स, राइट? दिस इज हाउ मच? दिस इज एक्स, राइट? मतलब दिस इज एल, सॉरी नॉट एक्स, दिस इज एल। सो ये जो वेरिएशन है तुम्हारा, इसको मैं एल ले रहा हूँ, राइट? सो आई विल कॉल दिस एल। ओके, तो इसका मास कितना होगा? इसका अपना खुद का मास कितना होगा? इसका खुद का मास कितना होगा? तो इसका मास होने वाला तुम्हारा रो इंटू एरिया इंटू एल, है ना, इंटू ये मास हो जाएगा तुम्हारा। और फोर्स कितना होगा इस पे लगने वाला? वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज गोइंग टू बी रो ए एल ए। ठीक है, अच्छा, अब दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पी नॉट ए, है ना, प्लस रो ए जी एच, राइट, माइनस पी नॉट ए। ये गया और ये गया, तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया? रो ए जी एच। ओके, सो क्लियरली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है, तो तुम्हें इससे क्या मिल गया? तुम्हें मिल गया रो ए एल ए इज इक्वल टू रो ए जी एच। ठीक है, रो ए कट गया, तो तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें मिल गया ए बाई जी इज एक्चुअली इक्वल टू एच बाई एल। हाँ या ना? सही बात है क्या? सही बात है क्या? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो ये एच बाई ए बेसिकली टैन थीटा ही तो है। सो टैन थीटा इज ए बाई जी, वही सेम चीज वहां डिराइव्ड है। समझ में आ गया? सो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर लिक्विड तुम्हारी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो दिस हैज टू बी सैटिस्फाइड। यहां पे भी आइसोट्रोपी ऑफ प्रेशर मैं एज्यूम करके काम कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी मैं आइसोट्रोपी ऑफ प्रेशर एज्यूम करके काम कर रहा हूं। अब यहां पे एज्यूम करने का रीजन ये है, यहां पे एज्यूम करने का रीजन ये है कि दो आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। एक तो तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो कि अगर मान लो मेरा लिक्विड के फ्रेम में, मैं मूविंग कंटेनर के फ्रेम में चले जाऊं तो मेरी एक सूडो फोर्स लग जाएगी। सूडो फोर्स में मेरा क्या होगा? एक रिलेटिव ग्रेविटी लगेगी, राइट? सूडो फोर्स में क्या होगा? मेरी एक जो जी इफेक्टिव है वो लगने लग जाएगी, राइट? सूडो फोर्स में क्या होगा? मेरी एक जी इफेक्टिव लगने लग जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो सूडो फोर्स में क्या होगा कि अगर तुम इस कंटेनर में फ्रेम में चले जाओ, जो कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा था ए से, तो तुम्हें यहाँ पे इस कंटेनर के हर पॉइंट पे तुम्हें एक नीचे की तरफ जी लग रहा होगा और तुम्हारा एक एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा होगा, राइट? तो तुम्हारा जी नेट ये बन जाएगा। तो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी जी इफेक्टिव। इसलिए तुम्हारा जो सरफेस है तो हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है, राइट? हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कंटेनर के फ्रेम में तो रेस्ट में था ना, कंटेनर के फ्रेम में तो इक्विलिब्रियम में था। तो सूडो फोर्स अगर मैं लगा दूं तो आई कैन ट्रीट इट एज एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। समझ में आई मेरी बात? तो अगर मैं सूडो फोर्स लगा दूं तो आई कैन एक्चुअली ट्रीट इट एज एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो इसी रीजन से सूडो फोर्स में मेरा प्रेशर सेम होगा एंड यू गेट द आइडिया बेसिकली। समझ में आया? तो नाउ यू रियलाइज कि ये जी इफेक्टिव के टर्म से करेगा, तो राइट, तो प्रेशर जो रहेगा इस लेयर में, 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 इस लेयर में बदल रहा होगा। समझ लो? सो ये सारे इक्वी पोटेंशियल, ये क्या है? ये है इक्वी प्रेशर सरफेस या इक्वी बारिक सरफेस। ठीक है, मतलब ये लाइंस के अलोंग प्रेशर सेम है क्योंकि वो सारे सरफेस को पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है किसके? जी इफेक्टिव के। ठीक है, दीज आर एक्चुअली दीज सर्फेसेस आर perpendicular to the effective acceleration due to gravity in the accelerating frame, in the accelerating non-inertial frame. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब आता है फाइनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम्हें क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम्हें ये बताता है कि अगर बेसिकली ये एक आइडिया है जो कि अपथ्रस्ट का आइडिया, ये चीज तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी, राइट? कि अ बॉडी होली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज बॉयड अप बाय अ फोर्स लाइफ जो, हाँ, तो वो जो मेरे को याद है, आई वाज रिकॉर्डिंग अ लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन एसएचएम, जिसमें मैं बात कर रहा था कि वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता, तो उसको वो बोलते हैं लाइफ बॉय, लाइक नॉट, मतलब हाँ, मतलब लाइफ बॉय, वो कंपनी का नाम जो है वो भी इसी से ही आया है, बॉय बोलते हैं उसको। This is the phrase that I was looking for yesterday. Anyways, fine. So it's actually buoyed up by a force equal to the weight of the displaced fluid. ठीक है? It is sort of pushed up. It is buoyed up. उस पे force लगती है ऊपर की तरफ, upthrust बोलते हैं उसको, जो कि कितनी लगती है? जो कि लगती है exactly equal to the weight of the fluid
डिस्प्लेस्ड कैसे लगते हैं एक बार इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आके वो बाकी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें एक ऐसा कंटेनर दे दिया, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, इस लिक्विड में मैंने कुछ पार्ट ऐसे समर्ज किया, कुछ भी मैंने ऐसे समर्ज किया, ठीक है। अब इस पे ऊपर से एक फोर्स लग रही होगी, राइट, ऊपर से एक फोर्स लग रही होगी, हाँ या ना, पी नॉट लग रही होगी कुछ तो, और नीचे से क्या लग रही है, पी नॉट नहीं, मान लो ऊपर से नहीं, मतलब इमेजिन करो बेसिकली कि कुछ पार्ट लिक्विड का जो समर्ज है, ऐसा सब कुछ पार्ट यहाँ पे समर्ज है, इमेजिन जस्ट दिस, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे एक प्रेशर लग रहा होगा पी, है ना, और इसका हाइट अगर एच है, तो जो भी पी होगा यहाँ पे प्रेशर लग जाएगा तुम्हारा पी प्लस रो जी एच लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स इतना लगेगा, ओके। तो अब तुम्हारे यहाँ पे एक अपथ्रस्ट आ रहा है, राइट, व्हाट इज एफ अप, अपथ्रस्ट, देखो नीचे का फोर्स ज्यादा है तो नीचे फोर्स ऊपर की तरफ ढकेल रहा है इसको, राइट। तो अपथ्रस्ट कितना है तुम्हारा, अपथ्रस्ट इज रो जी ए एच, करेक्ट, रो जी ए एच। ये रो किसका है, ये रो है फ्लूइड का, राइट, ये रो है रो फ्लूइड का, नॉट ऑफ द बॉडी, राइट, नॉट ऑफ द बॉडी, फ्लूइड का रो है ना, यस और नो, राइट, बिकॉज वो फ्लूइड का प्रेशर है तो फ्लूइड का रो है, राइट। बॉडी बस पड़ी हुई है ना, और बॉडी का वेट क्या है, एफ बॉडी क्या है, एफ मतलब या वेट बॉडी क्या है, डब्ल्यू बॉडी क्या है, वेट बॉडी क्या है, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन नहीं, वेट, है ना, वेट बॉडी क्या है, दैट इज रो बॉडी, है ना, इंटू जी इंटू ए इंटू एच। ओ इंटरेस्टिंग इजंट इट। तो हो ये रहा है तुम्हारा कि ये जो रो बॉडी है तुम्हारा, ये नीचे की तरफ गिर रही है, ये उसको ऊपर की तरफ करे, तो व्हाट डू यू गेट एज योर अपथ्रस्ट। सो बेसिकली अपैरेंट वेट, अपैरेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा, व्हाट इज योर अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा डब्ल्यू बॉडी, है ना, माइनस अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट क्या है तुम्हारा, वो बेसिकली क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड, राइट, into GAH, right? So this is the effect, like, so you get the idea, right? You get the idea, right? तो तुम्हारा basically density almost कम हो जाता है, you feel a smaller density, right? You feel a smaller density. Does that make sense? Does that make sense? I hope it does, right? I actually hope that it does make sense, right? You feel a smaller density. सही है क्या, हाँ है ना, सही है क्या, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, सही है क्या, हाँ है ना। तो मुझे तो सही लग रहा है, राइट, तुम समझ सकते हैं, मुझे तो सही लग रहा है। तो अब एक बार इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि इफ अ हेवी बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर इट सीम्स टू वे लेस देन व्हेन इट इज इन एयर, ऑब्वियसली बिकॉज अपथ्रस्ट लग रहा है, राइट। इवन एयर में भी, एयर का भी अपथ्रस्ट है, बस एयर की डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो अपथ्रस्ट में फील नहीं होता। मतलब ये अगर एयर की डेंसिटी ले लो ना, यहाँ पे एयर डेंसिटी ले लो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो फ्लूइड अगर एयर हो तो वो डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट सेम ही वेट आता है। बट फाइन, दिस इज बिकॉज द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बॉयंट फोर्स, जो कि मैंने अभी बताया क्यों लगता है, बिकॉज ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर ज्यादा, तो ऊपर ढकेले जाते हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इफेक्टिवली तुम जो होते हो, you get the idea, right? It is equal to the weight of the fluid displaced by the body. अब ये कैसे होता है ये समझाता हूं मैं तुमको। फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे, देखो ये जो तुम्हारा यहाँ पे AH है, राइट, जो AH है ना, ये पता है क्या, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, राइट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, राइट। But this will also be equal to volume of the fluid displaced, right? हाँ है ना, this is also equal to the volume of the fluid displaced, right? जितना fluid displaced हुआ है, that is actually equal to volume of the body that is submerged, right? तो ये volume of body submerged is equal to volume of fluid displaced. हाँ है ना, सही बात है क्या ये? Volume of body submerged is equal to volume of fluid displaced, because जितना volume उसने लिया उतना ही तो पानी ऊपर गया होगा ना, तो volume of the fluid displaced ये है, okay? अब when you multiply rho fluid into G into V of fluid displaced, right? ये क्या बन जाएगा? This is in fact equal to weight of fluid displaced. समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? So this is actually equal to weight of fluid displaced. Clear है ये? Clear है ये? Yes or no? हाँ है ना? मजा आया, समझ में आया? Yes or no? Amazing, yes or no? So यही आइडिया कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस का जो पूरा कहानी लिखा था वो यही कहानी लिखी थी, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स इज गिवन बाय वेट ऑफ VI व्हिच इज गोइंग टू बी द इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रो डेंसिटी, एंड G इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इमेजिन करो लॉ ऑफ फ्लोटेशन इससे कैसे आएगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन सिंपल सी बात है, देखो मान लो तुम्हारा सिर्फ इतना ही पार्ट डूब रहा है। अब ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, राइट। तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हें क्या जरूरत है,
इक्विलिब्रियम में तुम्हें जरूरत है कि weight is actually equal to upthrust, right? For equilibrium what do you need? For equilibrium you need that weight is equal to upthrust. But that would imply कि V रो पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज्ड होगी, राइट? पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज्ड होगी, राइट? या जो भी पार्ट सबमर्ज्ड होगा, जो भी पार्ट सबमर्ज्ड होगा बॉडी का, राइट? बॉडी का वॉल्यूम पूरा V है, इसमें वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड होगा? देखो ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कितना है, ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है कितना पार्ट है, ये पार्ट कितना है? दिस इज एक्चुअली VI, राइट? दिस इज एक्चुअली VI, राइट? हाँ ना, वो VI जो है तुम्हारा वो क्या है? वो पार्ट सबमर्ज्ड है, जो पार्ट डूबा है। ये पार्ट डूबने से क्या होगा? इस पार्ट जितना पार्ट डूबेगा उतना फोर्स आता जाएगा, राइट? इवेंचुअली क्या होगा? ये फोर्स बराबर बन जाएगा ग्रेविटी के, तो फिर अब और डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कोई कैंसिल होगा, तो वो एक्सेलरेट ही नहीं करेगा नीचे। समझो मेरी बात, राइट? इफ दिस इज हैपनिंग वेरी स्लोली, अगर वेलोसिटी होगी तो फिर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा, बिकॉज जीरो हो गया फोर्स, मीन पोजीशन आ गई। जब भी मीन पोजीशन आती है तो ऑसिलेशन होता है। एग्जांपल इसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, तो आई विल शो यू द क्वेश्चन इसका भी ऊपर भी। ये रहा, नहीं ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, राइट? मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, तो हम ये कर रहे होंगे, राइट? वी विल कम बैक टू दिस। I'll take this up, ठीक है? I will take this up, but उससे पहले कि I'll take that up, before I take that up, I want to actually consider you, like I want you to consider this। देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ पार्ट इसका डूबा हुआ है, राइट? जो पार्ट इसका डूब गया है वो पार्ट की वजह से एक अपथ्रस्ट लगेगा। अगर वो अपथ्रस्ट पूरे बॉडी के बराबर आ गया तो अब और डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म हो गया, राइट? और मान लो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो और नीचे चले जाता, फिर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग गया, तो वो हम देखेंगे, बट यू गेट द आइडिया, राइट? सो ये पार्ट जो डूबा है, ये पार्ट जो डूबा है ये बराबर होगा पूरे बॉडी के वेट के, मतलब इसके वजह से डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम जो ज्यादा है। ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब तुम्हें ये मिल रहा होगा, राइट? डू यू रियलाइज दिस कि इक्विलिब्रियम तो ये तभी होगा जब ये मिलेगा तुम्हें, जब ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी तुम्हारी, राइट? है ना? तो तुम्हारा अगर VI जो है वो लेस देन V है, तो तुम्हारा जो रो ऑफ सॉलिड होना चाहिए वो लिक्विड के रो से कम होना चाहिए। मतलब डेंसिटी जो होनी चाहिए तुम्हारी इसकी, राइट? किसकी डेंसिटी? फ्लूइड की डेंसिटी शुड बी हायर, ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड से कम डेंस है तो पता है क्या होगा? बॉडी डूबने की कोशिश करेगा, फ्लूइड डुबाने ही नहीं की कोशिश नहीं करना, फ्लूइड डुबाना नहीं चाहेगा और बॉडी जो रहेगी वो पूरी डूब जाएगी। समझिए? तो फॉर दैट यू नीड दिस। सो if VI is actually less than, like if for this to be happening, right? If this is the case, then rho S is actually smaller than rho fluid. Yeah, rho body is actually smaller than rho body, right? Rho body is actually smaller than rho fluid. तो बॉडी ज्यादा डेंस नहीं है। यही होता है शिप के साथ। शिप में क्योंकि बहुत ज्यादा हवा भर जाता है उसके शेप की वजह से, तो शिप जो होती है वो डूबती नहीं है। ऑल द मास बहुत ज्यादा है पर डूबेगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी पानी की जो होती है ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये शिप में एग्जैक्टली यही होता है। शिप क्योंकि खोखली होती है, अंदर से खाली होती है शिप, राइट? ऐसे बनाया ही उसको ऐसा जाता है इस तरीके से कि अंदर खाली हो जाए। जैसे शिप अंदर खाली होगी तो उसमें इतनी हवा भर जाती है कि उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है इवेंचुअली। जैसे उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाएगी तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा यही सेम चीज होता हुआ मिलेगा। तो पूरी शिप को डूबने की जरूरत नहीं। जैसे थोड़ी सी भी शिप डूबेगी तो उसके अंदर के हवा का जो वेट रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा एंड यू आर डन, यू आर सेफ बेसिकली। समझ में आया? तो यू जस्ट नीड टू डिस्प्लेस एज मच वॉल्यूम ऑफ वाटर यू कैन, एंड वो डेंसिटी अगर कम होगी तो इट विल एक्चुअली बैलेंस आउट। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, समझ में? दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, that is equal to what? That is equal to the relative density of the two, है ना? So the percentage of volume immersed is basically this equation. ये चीजें तुम अब देख सकते हो, राइट? परसेंटेज वगैरह तुम निकालना जानते हो, तो इसमें मेरे को बताने का कुछ है नहीं, बट आई होप तुम्हें समझ में आया। तो अब इसमें 3 केसेस बनेंगे, राइट? अगर तुम्हारा डेंसिटी उससे कम होगा तो क्या होगा? ओनली फ्रैक्शन ऑफ बॉडी विल बी इमर्स्ड इन द लिक्विड। दिस फ्रैक्शन विल बी गिवन बाय द अबव इक्वेशन जो ऊपर मैंने दिखाया। अगर ये इक्वल होगा तो पूरी की पूरी बॉडी जो होगी डूब जाएगी, है ना? होल बॉडी विल बी इमर्स्ड, राइट? बिकॉज तभी तो बराबर होगा ना, है ना? बिकॉज ये रेशियो 1 बन जाएगा, राइट? दिस रेशियो विल बिकम 1। और अगर मान लो ये होता है, तो पूरी बॉडी जो होगी वो डूब जाएगी। पूरी बॉडी डूब जाएगी, डूबती ही रहेगी, बिकॉज तुम्हारा वेट कभी कैंसिल ही नहीं होगा, राइट? तुम्हारा वेट कभी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैंसिल? बिकॉज जो ये इक्वेशन यू रियलाइज की ये वाला जो टर्म है, राइट? रो फ्लूइड है ना, और रो बॉडी जो है, राइट? ये वाला बॉडी जो है ये इससे बड़ा नहीं होगा कभी ये इससे बड़ा नहीं होगा, तो डूबता ही जाएगा। जीरो बनेगा क्या? ये बॉडी इज एक्चुअली ग्रेटर देन रो फ्लूइड, देन द वेट अपैरेंट इज नेवर जीरो। सो द बॉडी इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो कभी कैंसिल नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, पर तब होगा जब वो पूरी डूबेगी। आधी डूबने पे नहीं होगा, बिकॉज फिर ये टर्म को ए और एच होना पड़ेगा, मतलब वो पूरा एच डूबना पड़ेगा, हाइट डूबना ही पड़ेगा। सो ये कहानी होती है तुम्हारे फ्लोटिंग की, ये कहानी होती है तुम्हारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आई होप ये समझ में आया, आई होप मजा आया, आई होप ये चीजें क्लियर है तुम्हें। ठीक है, तो यही अपैरेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां लिखा था वही मैंने यहाँ पे दोबारा एक बार लिख के तुम्हें दिखा दिया है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस, राइट? तो ये तुम्हारा अपैरेंट वेट है वो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। So weight in body and decrease in weight as I've shown you is basically this, right? So have a look at this, right? तुम्हारा weight apparent exactly यही फॉर्मूला से मैंने दिया था, राइट? है ना? V जो था वही तुम्हारा AH था, राइट? हमने एक प्रिज्मेटिक शेप लिया था तो वही VH था तुम्हारा, राइट? This was VH, right? Yes or no? कहाँ गया? Yeah, this is V, right? This is V, है ना? This is basically V, right?
तो वी रो बेसिकली, हाँ है ना, ए एच इज बेसिकली वी, तो वी जी रो है यहाँ पे तुम्हारा, राइट। तो ये जो वी जी रो एस है और वी जी रो डब्ल्यू है, इन दोनों का रेशियो जो है तुम्हारा, दैट इज बेसिकली द डिक्रीज वेट इन एयर बाय डिक्रीज इन वेट, या जो भी डिक्रीज इन वेट तुम्हारा एक्चुअली में बॉडी का लिक्विड का वेट है उस वॉल्यूम का, राइट। डिक्रीज इन वॉल्यूम तुम्हारा लिक्विड का वेट है, तो आई एम दिस इज लाइक द अपैरेंट वेट, डिक्रीज इन वेट है, दिस इज द डिक्रीज इन वेट, राइट, दिस इज द डिक्रीज इन वेट, है ना। सो डिक्रीज इन वेट तुम्हारा क्या है एक्चुअली में, डिक्रीज इन वेट तुम्हारा एक्चुअली में क्या है, द डिक्रीज इन वेट इज एक्चुअली व्हाट, दिस डिक्रीज इन वेट इज एक्चुअली अपथ्रस्ट, है ना, समझ मेरी बात, द डिक्रीज इन वेट इज एक्चुअली अपथ्रस्ट, ठीक है, यही अपथ्रस्ट है तुम्हारा, राइट। समझ में आ रहा है उस इक्वेशन से, तो ये कहानी मैंने पूरी तुम्हें नीचे लिख के दिखा दी है, यही तो तुम्हारा अपथ्रस्ट है, देख लो, डिक्रीज इन वेट इज योर अपथ्रस्ट। सो ये आप पढ़ सकते हैं, आपको इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, सेम टॉपिक पे एक और सवाल, ये एक सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सोचने की कोशिश करो। इसमें बस इस बात का ख्याल रखना, जब तुम इस सवाल को करते हो तो एक चीज का इसमें ख्याल रखना, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेट कर ऊपर से ए से, राइट। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज होल्डिंग बिलो द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉलिड, ओके, द सर्फेस ऑफ द बिलो द, नहीं एक मिनट ग्रेटर देन liquid of a density greater than that of the solid, okay fine, हाँ as shown in the figure is T naught, the system is at rest, what will be the tension if the string of the system has an upward acceleration, okay। so अब देखो FBD बनाना, सिंपल सा कहानी है, कुछ नहीं करना, राइट। FBD बनाते हैं, इसका मास कितना गिवन है मुझे नहीं पता, राइट, मुझे नहीं पता मास कितना, m ले लेते हैं, मास दिया नहीं मतलब वो कैंसिल होना है, ओके, मास m ले लेते हैं। इस पे अपैरेंट वेट अपथ्रस्ट कितना लगेगा, इस पे अपैरेंट वेट कितना होगा ये बताओ मुझे, अपैरेंट वेट कितना होगा ये बताओ मुझे, अपैरेंट वेट कितना होगा इसमें मुझे ये बताओ, तो टेंशन टी नॉट है, राइट। अच्छा देखो, तो सिंपल सी बात है, अगर ये रेस्ट पर है, ये अगर रेस्ट पर है, ए अगर जीरो है यहाँ पे, राइट, ए अगर जीरो है यहाँ पे, है ना, अगर ए जीरो है यहाँ पे, राइट, अगर ए जीरो है यहाँ पे, तो क्या ये एक्सेलरेट कर रहा नहीं कर रहा, तो इसमें डाउनवर्ड में क्या लगेगा, डाउनवर्ड में क्या लगेगा इसमें, देखो, तो अब यहाँ पे डाउनवर्ड में लगेगा mg प्लस टेंशन लगेगा, ओके जी, अच्छी बात है, टी नॉट लगेगा टेंशन, हाँ ना, अच्छी बात है, और अपथ्रस्ट लगेगा इस पे u, है ना, तो u कितना हो जाएगा तुम्हारा, u हो जाएगा mg प्लस टी नॉट। सो टी नॉट यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, व्हाट विल योर टी नॉट बी, योर टी नॉट इज गोइंग टू बी u माइनस mg, करेक्ट है क्या, टी नॉट इज गोइंग टू बी u माइनस mg, हाँ है ना, करेक्ट है क्या, t इज गोइंग टू बी u माइनस mg, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a, अगर सिस्टम तुम्हारा एक्सेलरेशन a से अपवर्ड एक्सेलरेट करे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी चीज होने वाली है। अब देखो, तो यहाँ पे तुम्हें ये सब मालूम पड़ चुका है, राइट, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अपथ्रस्ट है वो कितना है, अपथ्रस्ट कितना है तुम्हारा, अपथ्रस्ट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, mg प्लस टी नॉट, हाँ है ना, हाँ है ना, यही है ना, हाँ है ना। तो तुम ये समझ ना, यहाँ पे ये चीज तुम समझे कि नहीं समझे, ये समझ में आ गया तुम्हें, राइट। तो तुम्हें यहाँ से पता क्या चला, ये क्या कर रहा हूँ, हाँ, तुम्हें यहाँ से क्या पता चला, तुम्हारा अपैरेंट वेट कितना है, सो योर अपैरेंट W अपैरेंट कितना है, दैट इज mg माइनस u, बट इजंट दैट इक्वल टू माइनस टी नॉट, माइनस टी नॉट इसलिए क्योंकि ज्यादा ही लग रहा है ऊपर की तरफ, राइट, मतलब यू आर एक्चुअली कैंसिलिंग ऑल ऑफ द वेट एंड एडिंग एन एडिशनल अपवर्ड फोर्स, तभी टेंशन उसको नीचे पुल करके रोक रहा है, समझो मेरी बात, तो ज्यादा ही ऊपर ढकेल रहा है उसको, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है कि द रो फ्लूइड इज ग्रेटर देन रो बॉडी, तभी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो अपैरेंट वेट ज्यादा बन गया। यहाँ पे जो अपैरेंट वेट है तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, देख रहे हो ना, राइट, वो नेगेटिव भी जा सकता है, ये ऐड क्यों हो गया स्लाइड, हाँ, वो तुम्हारा नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट, बिकॉज अगर ये ज्यादा बन जा रहा है तो नेगेटिव भी जा सकता है, तो बॉडी से ज्यादा बड़ा था उसका मतलब वो ऑब्वियसली, राइट, तो नेगेटिव हो गई, तो तुम्हारा ये अपैरेंट वेट है, ओके, अपैरेंट वेट ऊपर की तरफ लग रहा है, तो तुम्हारा जो अपैरेंट वेट है वो कैसा लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, तुम्हारा जो अपैरेंट वेट है वो किस तरफ लग रहा है, तो इस बॉडी पे तुम्हारा अपैरेंट वेट किधर लग रहा है, W अपैरेंट ये रहा, अपवर्ड्स लगेगा, टी नॉट लग रहा है, ओके। तुम्हारी बॉडी अगर ये वेट है तो तुम्हारे बॉडी का ये हो गया, राइट, ये अपवर्ड लग रहा है, अच्छा, और यहाँ पे तुम्हारा एक टेंशन लग रहा होगा, कुछ तो टी लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, टी लग रहा होगा, और बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करिए ए से, तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसका मास m है ना, इसका मास अगर m है, राइट, अगर मास इसका m है तो तुम ये समझ सकते हो कि टेंशन तुम्हारा कितना होना चाहिए, मास की इसमें जरूरत होगी वैसे, आई थिंक, या मास की जरूरत है इसमें ऑब्वियसली, तो दैट इज गोइंग टू बी टी नॉट माइनस टी, राइट, इज इक्वल्स टू m है, समझ में आई बात मेरी। So clearly what is T? T is T naught minus ma. Simple. Mass of the body was m. This is not given to you. Let me just draw this in red. You will need the mass. You will need the mass. ठीक है? You will need the mass. So this should be given to you. ठीक है? दिया नहीं है क्या? सही में नहीं दिया क्या? जरूरत है मास की वैसे, या
You will need the mass, obviously. So this is the idea. ठीक है, this is the idea. I hope it's nice and clear. Have a look at this, right? Pause the video, take a moment, analyze this, think about this. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सोचो. नहीं आ रहा है तो comment section में लिखो, है ना? Somebody will help you out. You will get an answer to the question. ठीक है? So this is how you deal with this. चलो आगे देखते हैं. तो ये आ गया तुम्हारा एसएचएम वाला क्वेश्चन. एसएचएम वाला क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट? इतने टाइम से हम एसएचएम चिल्ला रहे हैं. सो फाइनली यू हैव योर एसएचएम वाला क्वेश्चन, राइट? फाइनली यू हैव योर एसएचएम वाला क्वेश्चन. ठीक है, फाइनली यू हैव योर एसएचएम वाला क्वेश्चन. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. लेट्स हैव अ लुक एट द एसएचएम वाला क्वेश्चन. तो यहाँ पे बोला क्या गया, ध्यान से देखो. यहाँ पे बोला क्या गया, ध्यान से देखो. चल जा. ओके, ब्लैक इंक से लिख रहा हूँ ना, इसलिए नहीं चल रहा इसी. तो तुम्हारे पास यहाँ पे लिक्विड है ऐसी. इस लिक्विड में मास m है, रेडियस r है, डेंसिटी रो है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है. तो बहुत बड़ा एक सिलेंडर है ऐसा. ओके जी. और ये जो है थोड़ा सा ये है ना, इट इज फ्लोटिंग विद एट एक्सिस वर्टिकल. तो ये ऐसे फ्लोट कर रहा है. तो इसका कुछ हाइट डूबा होगा, राइट? इसका हाइट कुछ l डूबा होगा, हाँ है ना? इसका हाइट कुछ l डूबा होगा क्या? हाँ है ना? इसका हाइट कुछ l डूबा होगा, राइट? वो इसमें गिवन नहीं है, वो इसमें गिवन नहीं है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि l हाइट इसका डूबा होगा. ठीक है, इसका l हाइट डूबा होगा. ओके, अब एक बात बताना मुझे, l हाइट डूबा होगा, राइट? मान लो l हाइट मान लो डूबा है. इसका पूरा हाइट जो है तुम्हारा वो h है. ठीक है, वो h है. तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि l इंटू a बाई h इंटू a इज एक्चुअली इक्वल टू रो बॉडी, है ना, बाई रो फ्लूइड, है ना? ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, राइट? तो a और a कट गया तुम्हें, तुम्हारा तो यहां तुम्हें क्या मिल गया, l बाई h इज इक्वल टू रो बॉडी बाई रो फ्लूइड. बट यहां पे तुम्हें ये समझ में आया कि इस पे इक्विलिब्रियम आ चुका है. अच्छा, इक्विलिब्रियम आ चुका है. तो तुम्हें यहां पे ये रियलाइज हो कि mg इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? इज एक्चुअली इक्वल टू रो वाटर, है ना, इनटू l इंटू a इंटू g, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू रो बॉडी, है ना? रो बॉडी यानी कि रो ही होगा, इंटू h इंटू a इंटू g. ये तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, हाँ है ना? है ना? फ्रॉम लॉ ऑफ फ्लोटेशन. From law of flotation. ठीक है. अच्छा, अगर ये कंडीशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है तो अब यहां से तुम्हें क्या मालूम पड़ा? यही सेम वहां पे ऊपर लिखा, इसलिए इसको इरेज भी कर रहा हूं. कोई दिक्कत इसमें है नहीं, कुछ नया नहीं चला गया तुम्हारा, मतलब इट्स एक्चुअली फाइन. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे ये कंडीशन मिल गया, mg इज इक्वल टू रो w l इंटू a इंटू g, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रो इंटू h इंटू a इंटू g. ओके, अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा और इसको डुबा दूं, है ना? अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा और डुबा दूं, अगर मान लो ये h जो मेरा है, ये l जो मेरा है, इसको मैं ले जाऊं और l प्लस x कर दूं, है ना? अगर ये l प्लस x हो जाए तो तुम्हें यार रियलाइज होता है व्हाट इज योर अप थ्रस्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी एफ नेट. यहाँ पे एफ नेट क्या बन जाएगा तुम्हारा? अगर मैं ये कर दूं तो मेरा एफ नेट क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो मेरा एफ नेट क्या बन जाएगा? मेरा एफ नेट क्या बन जाएगा? मेरा एफ नेट ऊपर की तरफ ले रहा हूं पर नीचे की तरफ रहता है. देखो तो यहाँ पे क्या डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा तुम्हारा? mg लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, हाँ है ना? ग्रेविटी लगेगी. अप थ्रस्ट कितना लगेगा ना? अप थ्रस्ट इज गोइंग टू बी रो वाटर इनटू l प्लस x इनटू a इनटू g. अच्छा, बट इसमें तो मैं किसको ऐसे लिख सकता हूँ कि mg माइनस रो w l a g, है ना, माइनस रो w x a g. कैसे मैं लिख सकता हूँ क्या? मेरे को तो लग रहा है मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ यूजिंग दिस, है ना? ये कैंसिल हो गया कहाँ से? यूजिंग दिस. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा एफ नेट कितना आया? एफ नेट कितना आ गया? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस रो ए जी, रो डब्ल्यू ए जी, है ना, इंटू एक्स. सो क्लियरली दिस इज योर के, राइट? सो यहां से तुम्हें फाइनली क्या मिल गया? व्हाट इज गोइंग टू बी योर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या था तुम्हारा? टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा. और वो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा में क्या होगा? ये दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, राइट? नो, हाँ, सो एम बाई के, राइट? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दिस इज 2 पाई under root m by rho w a g. But you can also write your m as this, right? Rho a l a g, right? मतलब rho l a, हाँ है ना? So this can also be written as 2 pi under root rho w l a divided by rho w a g. यहाँ से rho w a cancel हो गया and eventually you will end up with this answer, nice answer, 2 pi under root l by g. तो सेम रिजल्ट जैसा दिख रहा है तुम्हें, जो तुमने वहां देखा हो, तो वैसे ही तुम्हें टाइप का कुछ रिजल्ट दिख रहा है. अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बस एल का इंटरप्रिटेशन अब ये है, द रेस्ट मास लेंथ जो सबमर्ज हो रहा है. ठीक है, या फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये सारे के सारे तुम्हें मिल गए. एक बार तुम्हें टाइम पीरियड दे दिया मैंने, तो उसके बाद ऑब्वियस है तुम्हारे लिए फ्रीक्वेंसी निकालना. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? एफ इज व्हाट? 1 बाय टाइम पीरियड. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. नाउ कम्स द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. नाउ कम्स द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
continuity. I have a thought right now. This is something that is coming up right now. Instead of rushing through the syllabus, what I can actually do is I can break this into 2 parts. So I can wrap up the lesson on at around slide 31. And उसके बाद once we are done with slide 31, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो बचा हुआ पार्ट है ना पूरा तुम्हारा इलास्टिसिटी विस्कोसिटी वाला जो पूरा पार्ट है, ये I can take it up in the next section, मतलब another lecture. So this way, what this will do for you is it will allow you time to digest all of this and allow you some time to practice all of this. तो इससे लेक्चर भी लंबा नहीं होगा और ना ही तुम्हें वो मिलेगा. सो आई माइट एक्चुअली डू दिस. लेट्स सी. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट गोस. सो लेट्स सी. ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके, सो इट स्टेट्स दैट व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड अ नॉन विस्कस फ्लूइड flows in a streamlined motion through a tube of non-uniform cross section, then the product of uniform. अब कुछ तो अंग्रेजी लिखी है, मुझे समझ नहीं आया, तो इसको हिंदी में समझाता हूं मैं तुम्हें. देखो कैसे समझना है इसको, ऐसे समझो. इमेजिन करते हैं यहाँ पे, इमेजिन करते हैं यहाँ पे, इमेजिन करते हैं यहाँ पे. क्या इमेजिन करते हैं? देखो क्या इमेजिन करते हैं यहाँ पे. देखो क्या इमेजिन करते हैं यहाँ पे. देखो तो इमेजिन यहाँ पे ये करते हैं, है ना. इमेजिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेजिन ये करते हैं. हम यहाँ पे इमेजिन क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेजिन ये करते हैं. हम यहाँ पे इमेजिन ये करते हैं कि मान लो मैंने तुम्हें दिया हुआ है इस तरीके से एक पाइप. अब इस पाइप में क्या हो रहा है, यहां पे कुछ एरिया है, मान लो A2. ये मैंने दिखाया सेम ही एरिया के साथ है ताकि तुम्हें विजुअलाइजेशन में आसानी हो जाए. बट ये मान लो एरिया है A1. ओके, अब यहां पे कुछ कॉलम यहां से अंदर घुस रहा है पानी का, है ना. ये भी एरिया A1 ही है मान लो. और ये तुम्हारा यहां से कुछ कॉलम घुस रहा है DL इन, और यहां से कुछ कॉलम बाहर जाएगा, राइट. यहां से कुछ कॉलम, ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम जो A2 है ना, ये वाला कॉलम जो है तुम्हारे ये बाहर चले जाएगा, राइट. DL आउट. और ये सारा अक्सर मान लो हो रहा है DT टाइम में, इन टाइम DT, है ना. तो इन टाइम DT में तुम्हारा DL इन अंदर घुसा और DL आउट बाहर निकला. D टाइम में DL इन अंदर आया, DL आउट बाहर गया. समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैं? DT टाइम में DL इन अंदर आया, DL आउट बाहर गया. Now as that happens, as DL in comes in and DL out goes out, do you realize if the liquid is incompressible then the volume should not change, right? है ना. If the liquid is truly incompressible then the volume should not change. but उसका क्या मतलब होगा? What would it really mean for the volume to not change? तो उसका मतलब ये होगा कि जो तुम्हारा वॉल्यूम का डेल्टा, तो अगर तुम्हारा ये मतलब समझ आ रही है, राइट, तो वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, राइट. तो यानी कि जो तुम्हारा डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम है, राइट, डेल्टा वी जो इन है, दैट हैज टू बी इक्वल टू डेल्टा वी आउट. डू यू गेट दिस? तो जो वॉल्यूम अंदर घुसा है वही वॉल्यूम बाहर गया होगा, राइट. समझ में आ रही मेरी बात? इसका क्या मतलब हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कि मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे अंदर कितना है, अंदर आया A1, है ना, इंटू DL इन इज इक्वल्स टू A2 इंटू DL आउट. अब आई डिवाइड दिस बाई DT, दोनों को कर सकता हूं क्या, बिकॉज DT तो सेम है ना. I don't want to confuse this, so I'll just write this as DL in and DL out, and then in the next step I'll divide by DT. मतलब I'll take the derivative basically, है ना. तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा कि A1 into DL in, है ना, by DT is equal to A2 into DL out by DT. This is V out, right? This is V out, velocity out, है ना, and this is velocity in, V in. So इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला A1 V1 is actually equal to A2 V2. तो दो सर्फेसेस है मेरे, एरिया A1 और एरिया A2 के साथ. A1 पे मेरा लिक्विड अंदर जो घुस रहा है, जितना उसका प्रोडक्ट रहने वाला एरिया और V का, वो इक्वल होने वाला केस को A2 V2. ठीक है, समझे मेरी बात? ये समझ में आया? तो ये कहानी है इस चीज की कि जितना अंदर घुसा उतना ही बाहर गया है, अलग अलग नहीं हो रहा. जितना अंदर घुसा उतना ही बाहर जाएगा. तो ये वॉल्यूम कंजर्वेशन है बेसिकली. क्या कंजर्वेशन है? ये वॉल्यूम या मास कंजर्वेशन है. और क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी डेंसिटी चेंज होने नहीं वाली है. ठीक है. तो ए भी तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि जो तुम्हारा वी होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट. तो अगर मान लो तुम्हारा, हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स, वही जो मैं यहाँ लिखा था. ठीक है. तो मास या वॉल्यूम, मतलब मास और वॉल्यूम सेम ही रहेगा बिकॉज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, राइट. डेंसिटी कांस्टेंट है. अगर डेंसिटी वेरिएबल होती तो मास और वॉल्यूम अलग अलग होता. तो दोनों का कंजर्वेशन इक्वल है बिकॉज डेंसिटी सेम है. ठीक है, बिकॉज डेंसिटी सेम. अगर डेंसिटी अलग होती तो फिर अलग अलग कंजर्वेशन हो जाता. समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ा जाए फिर. लेट्स प्रोसीड विद दिस. समझ में आ गई ये, है ना. तो ये जो पूरा आइडिया है तुम्हारा, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे हो ये रहा है कि तुम्हारा वॉल्यूम जितना अंदर घुसा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा, नहीं कि जितना मास अंदर है उतना ही मास बाहर जाएगा. तो तुम्हें ये अच्छा सा लॉ मिलता है. इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं बिकॉज ये
कंटिन्यूअस फ्लो की बात करता है कि मास गायब नहीं हो रहा कहीं पे। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। मास अगर कहीं पे कम हो रहा है तो उसको एग्जैक्टली उतना ही बाहर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो इसलिए ये नया अच्छा सुंदर सा लॉ आता है। तो अब ये लॉ को यूज करके एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट यू रिक्वायर टू डिराइव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ मैं बता सकता हूं, मुझे बताने में खास करके कोई दिक्कत है नहीं, बट आई डोंट थिंक दैट प्रूफ शोज अप एनीवेयर इन द एग्जाम। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मुझे प्रूफ बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं बताने को बता सकता हूं, मैं डिराइव कर सकता हूं। इनफैक्ट डिराइव भी क्या ही करना है, मतलब क्योंकि ये तो इसी पैटर्न में चल रहा है, तो मेरे को बस वो लाना है नोट्स, मुझे बस उसको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा लिखने की भी मेहनत नहीं करनी है उसको। द थिंग हाउएवर इज कि आई डोंट वांट टू डू पार्ट्स जो कि तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे है ना, मुझे मतलब मेरा बहुत मन है उसको बताने का, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि मुझे वो करना नहीं है, इसीलिए मैं उस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करूंगा अभी। मैं तुमको लेकिन हिंट दे दे रहा हूं कि डिराइव कैसे होता है। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली रीड इट अप, डिपेंड्स ऑन हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन दिस। इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग द एग्जाम, डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन रीडिंग दिस, जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। ठीक है, मूव ऑन विद लाइफ एंड यू विल बी फाइन। It won't be like, this won't be the reason why you fail the exam, I can promise that to you. But the derivation happens in the following way. यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P1 आ रहा है, राइट? ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P1 आ रहा है क्या? यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P2 है क्या? यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P1 है, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P2 लग रहा है, पीछे से लग रहा है, राइट? ऐसे लग रहा है, राइट? एक यहाँ से ऐसे मार रहा है और यहाँ से ऐसे लग रहा है, ओके। P2 प्रेशर, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? P2A हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स कितना होगा? P1A होगा, हाँ है ना? तो ये प्रेशर कुछ काम करेगा, ये प्रेशर कुछ काम करेगा, बिकॉज लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे लिक्विड ट्रांसफर ऐसे डिस्प्लेस हुआ, राइट? यहाँ पे लिक्विड कितना गया? A से A प्राइम गया, यहाँ पे लिक्विड कितना गया? B से B प्राइम गया। एंड आई होप यू रियलाइज कि दिस इज व्हाट B प्राइम इज व्हाट B प्राइम इज व्हाट, दिस इज V2 dt, हाँ है ना? एंड AA प्राइम इज व्हाट, दिस इज V1 dt, राइट? सही है। तो तुम्हारा वर्क डन dW1 ऑफ P1 कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी प्लस P1A1, राइट? P1A1 इंटू V1 dt, राइट? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो फोर्स भी ऐसे लग रहा है, प्रेशर भी, वेलोसिटी भी ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव आ गया। व्हाट इज गोइंग टू बी dW एट P2, मतलब बिकॉज ऑफ प्रेशर 2, दैट इज गोइंग टू बी माइनस P2A2 इंटू कितना इंटू यहाँ पे आ जाएगा V2 dt, हाँ है ना? क्यों आएगा V2 dt? बिकॉज ये पीछे ढकेल रहा है, ऑब्वियसली पीछे ढकेल रहा है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? यही आएगा ना, V2 D2 मतलब A2 V2 dt। तो यह तुम्हारा दोनों का वर्क डन है। अब ये वर्क डन जो है, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, राइट? दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यस और नो? दिस वर्क डन, ना करते प्यार हम ही से कर बैठे, मैं मना करते करते डिराइव ही करने लग गया। देखो बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना तो नहीं भूलता है। सही बात है। अब मैं क्या ही करूं, मतलब बताओ, मेरे को डिराइव नहीं करना था, पर मैं ऑलरेडी आधा डेरिवेशन कर दिया, फ्लो में मेरे से आधी डेरिवेशन हो गई, वाह! मतलब क्या ही बोले, चल जाना, इसको क्या दिक्कत है। चलो अब जब शुरू कर ही दिया तो डिराइव कर ही देता हूं, क्या जा रहा है, तुम भी सीख लो, है ना? तो मतलब हाँ, इन्हीं सब लेक्चर से तो मेरे को दिक्कत होती है जीवन में, यही सब तो दिक्कतें का कारण है ना? तो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में, ये तुम्हारा वर्क डन है, एक की वजह से, दूसरे की वजह से तुम्हारा ये वर्क डन है, राइट? अब ये जो वर्क डन है, किसके बराबर होना चाहिए? दिस डेल्टा W नेट, है ना? दिस डेल्टा W नेट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? du प्लस dk, है ना? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो चेंज रहेगा। अच्छा वो कितना आएगा बताओ? पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा एक बात बताओ मुझको, पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा एक बात बताओ मुझको। ये वाला कॉलम को तो कोई लेना देना नहीं हुआ, राइट? यहाँ वाला जो कॉलम है, राइट? ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो पार्ट है, राइट? इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है। हाँ कि ना? 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 सही बात है क्या? 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 इसको कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है, पहले भी था, बाद में भी था। जब वो लिक्विड फ्लो कर भी गया तो भी वो पार्ट वहीं पड़ा था, जब नहीं किया था तो भी वो पार्ट था। तो आई कैन फॉरगेट दिस एंटायरली। मुझे सिर्फ इस वाले रीजन को देखना है, जो मेरा ब्लू वाला रीजन है, मुझे इस ब्लू वाले रीजन को देखना है ना? क्या हो गया इसको? हाँ, मुझे ब्लू वाले रीजन को पकड़ना है ना? और फिर मुझे किस वाले रीजन को पकड़ना है? मुझे ये ग्रीन वाले रीजन को पकड़ना है, हाँ है ना? मुझे ग्रीन वाले रीजन को पकड़ना है। तो मेरा जो ग्रीन होगा, मेरा फाइनल वाला सिनेरियो क्या रहेगा? मेरा फाइनल वाला सिनेरियो क्या रहेगा? मेरा फाइनल वाला सिनेरियो रहेगा ग्रीन वाला सिनेरियो। तो ग्रीन वाले का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ग्रीन प्लस रेड, और मेरा इनिशियल क्या होगा? ब्लू प्लस रेड। ये मैं ब्लू में लिखता हूं, चलो। तो मेरा ये क्या होगा? ब्लू, इनिशियल क्या होगा? समझ में आ रही मेरी बात? ब्लू प्लस रेड। तो इस पूरे कहानी में ये बात समझिए, क्या बात समझिए? ये बात समझिए कि लाल वाला वैसे का वैसा पड़ा है, लाल वाले को कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, वो खुशी में एकदम मस्त पड़ा हुआ है। ये ब्लू वाला गायब हो जाता, हर वाला प्रकट हो गया है। समझ रहे हो?
नीला गायब हुआ और हरा प्रकट हो गया, तो ये जो नीले के गायब होकर हरे के प्रकट होने से जो चेंज इन एनर्जी है, वो चेंज इन एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वर्क डन, है ना। यही तो तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, या फिर जो तुम्हारा मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ यू कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी इन इट, राइट। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, 3 घंटा में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत दर्द होता है पैरों में, पर तुम सुनते ही नहीं हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, है ना। मतलब पढ़ लो जाके, क्या दिक्कत है ना। तो ये कहानी है। अच्छा, रेड वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर दूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो क्यों ही इस पे समय जाया किया जाए, है ना। तो हम समय जाया नहीं करेंगे इस पर, हम इसको इग्नोर कर देंगे। बहुत बढ़िया। ग्रीन से एनर्जी कितनी मिलेगी, बिकॉज ये कॉमन है ना। सो वी इग्नोर रेड में लेकर, क्योंकि रेड की है, वी इग्नोर रेड बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ। तो इसकी पोटेंशियल और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों में रहने वाली है, इसलिए इग्नोर कर दिया मैं। इट इज कॉमन टू बोथ, तो डी के ले लूंगा और जब बी यू लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन टू बोथ। सो इट कैंसिल्स व्हेन वी टेक द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। ये मैं लाल में क्यों लिख रहा हूं, काहे कि ये लाल का टॉपिक है इसलिए लिख रहा हूं। तुम्हें दिखेगा तो मैं पूरा लाल यूज नहीं कर रहा, बस तुम्हें दिखे, मतलब हो सकता है तुम बोले कि दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लाल और ब्लू है इसलिए लेना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं लेता। ठीक है, तो चलो अब हरे वाले का एक बार देख लो। तो यहां पे तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, क्या दिक्कत है इसको बताओ, क्या दिक्कत है इसको। हाँ, कितनी एनर्जी है यहाँ पे तुम्हारी, तो यहाँ पे के कितना था तुम्हारा, हाफ, मास कितना था तुम्हारा, रो, है ना। और तुम्हारा लेंथ कितना था, इफ यू रिमेंबर दैट वाज a2 v2 dt, है ना। दिस वाज लेंथ, दिस वाज एरिया, दिस इज वॉल्यूम इनटू मतलब डेंसिटी मास, है ना, इनटू v2 स्क्वायर। परफेक्ट। व्हाट इज दिस इज k फाइनल, व्हाट इज u फाइनल। तो ये कितने हाइट पे गया था, ध्यान से देखो कितने हाइट पे गया है ये, h1 से h2 पे गया ना, h2 पे गया ना, h2 है ना, ये देख लो h2 है ना, है ना, h2 है कि नहीं, ये देखो h2 है ना, ये h2 तो h2 पर है ना। तो सेम कितना मास है इसका, ये पार्ट क्या तुम्हारा, ये मास है इसका, ठीक है, ये मास है तुम्हारा, ये m ग्रीन है, ठीक है। तो ये मास कितना, तो ये कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा इंटू a2 हो जाएगा इंटू v2 dt हो जाएगा, है ना, इंटू g इंटू h2। अब ब्लू वाला देख लो एक बार, इसका k कितना होगा, k इनिशियल कितना होगा, ये होगा हाफ इंटू रो इंटू a1 इंटू v1 dt, है ना, इंटू v1 स्क्वायर। करेक्ट है। ये तुम्हारा क्या है, ये मास ब्लू है। और तुम्हारा u इनिशियल कितना होगा, वो होने वाला रो इंटू मास, है ना, मतलब रो इंटू मतलब वॉल्यूम बेसिकली, यानी कि a1 v1 dt इंटू g इंटू h1। अति सुंदर। अब यानी कि तुम्हारा इनका चेंज कितना आएगा, यहां से चेंज कितना आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा du प्लस डी के कितना है, d ऑफ u प्लस के कितना है, सो दैट इज हाफ ऑफ रो इंटू, है ना, a2 v2 dt v2 स्क्वायर, राइट, है ना, माइ प्लस रो इंटू a2 v2 dt इंटू g इंटू h2, राइट, माइनस क्या, हाफ इंटू रो इंटू a1 v1 dt इंटू v1 स्क्वायर प्लस रो इंटू a1 v1 dt इंटू g इंटू h1। सही है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू p1 इंटू p1, मतलब दिस इज एक्चुअली इक्वल टू dw नेट ना, जो कि कितना है, जो कि है तुम्हारा क्या, जो कि कितना है, जो कि है तुम्हारा p1 इंटू a1 इंटू v1 इंटू dt, राइट, माइनस p2 इंटू a2 इंटू v2 इंटू dt। अब एक बात बताओ मुझे, कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हें क्या मिलता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या देती है तुम्हें, दैट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो यूजिंग दिस तुम्हें क्या मिल गया, यहां से सबसे पहले dt गया, dt गया, dt गया, dt गया, dt गया, dt गया, अति सुंदर। फिर a2 v2 गया, a2 v2 गया, a1 v1 गया, a1 v1 गया, a2 v2 गया, a1 v1 गया। तो क्या मिला कुल मिला के एंड में 10 की 10, जो भी बोलो, है ना। एक्चुअली में मुझे शुरू में लगता था कि 10 और 10 बोलने में जो अंतर आता है ना, 10 ही होता है वैसे तो, बट लाइक आई हैव सीन सम एक्सेंट्स यहाँ पे कुछ यूरोपियन एक्सेंट्स में इसको एक्चुअली में 10 बोलते हैं, ठीक है। तो फाइन, मे बी वो गलत एक्सेंट है, गलत इंग्लिश है, हमारे वाले ब्रिटिश इंग्लिश में 10 ही बोलते हैं, बट फिर भी हाँ कोई बात नहीं। मेरे गांव में तो कुछ बोलते ही नहीं है इसको, मतलब मेरे गांव वाले तो मतलब वो उनको क्या ही बताएं, कोई बात नहीं। ये हो गया,
प्लस रो जी H2, है ना, minus half. So with this what would you get, right? With this what would you get? With this you'd get the following, right? That I mean you can initially you can separate out the ones term and the two terms, right? I mean one terms and the two terms. One term I mean like one wale term, right? So one term which has actually variables from the first point and the terms which have variables from the second point, right? So the terms which have A2, V2 and all of those things, right? P2, H2, right? All of those things. So you can separate them out. And when you separate them out, you get something really nice, right? This is actually equal to what? This is actually equal to P1 minus P2. तो ये इक्वेशन तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें यहां से मिल जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज अ कांस्टेंट. देख लो मिला क्या. तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का दूसरा तरीका है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ही है बेसिकली, समझे. पोटेंशियल एनर्जी वही तो मैंने किया ना, एनर्जी कंजर्वेशन है. तो बर्नौलीज थ्योरम कोई अलग सा थ्योरम नहीं है, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है. तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इसका थ्योरम में लिखा क्या है, इसका थ्योरम में लिखा ये गया है कि दिस इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, प्रेशर का वर्क डन, काइनेटिक का वो और पोटेंशियल का ये, इज कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम्स, ठीक है. तो क्योंकि ये रो है ना, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो mv स्क्वायर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा डिवाइड बाय द वॉल्यूम एंड यू गेट पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो दिस इज लाइक काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी यही होगी, राइट. समझ में आ रही है मेरी बात. तो तुम्हें यहाँ पे मिल गया काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, जो भी. तो यू गेट द आइडिया. मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विल बी बेसिकली कैंसिलिंग आउट ना, तो वो भी सेम ही है, ठीक है. रफली डायमेंशनल एनालिसिस वाला बेसिकली है. एक्चुअली में ये नहीं हो रहा कि एडी कट रहे हैं, वो नहीं, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में बता रहा कि वो क्यों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, समझे. मैं बस वो बता रहा हूं कि डायमेंशन सेम ही है सबका, ठीक है. तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया. प्रूफ मेरे को बता नहीं था प्रूफ, पर क्या करें, बता ही दिए मजबूरी में आके एंड में. तो इसमें मैं क्वेश्चन तुम्हें कराना चाहता हूं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हो. वेंचुरी मीटर होता है, ऐसा मीटर वैसा मीटर, ये मीटर वो मीटर, है ना. मैं नहीं करा सकता हूं सारे क्लास में, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है. ऑलरेडी तुम देख सकते हो कि लाइक 30-35 स्लाइड पहुंच जाएगा अभी भी, ठीक है. तो आई डोंट वांट टू पुश दिस टू मच, क्योंकि ये सिर्फ बर्नौली, इसमें एक्चुअली में मेरे को सरफेस टेंशन भी देखना है, इसमें मेरे को वो भी देख रहा है कि लाइक ये पूरे यूनिट में सरफेस टेंशन है, इस पूरे यूनिट में फिर तुम्हारा विस्कोसिटी है, इस पूरे यूनिट में फिर तुम्हारा सॉलिड्स भी है अभी. तो मुझे ये भी ध्यान रखना है. आई मीन आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू एक्चुअली ब्रेक इट इन बिटवीन. सो अराउंड 1.5 hour mark पे आई विल जस्ट एंड द लेक्चर and the second part of it will be uploaded once we in the next session, like जो next वाली recording होगी मंडे को जो आएगी उसमें वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है. तो ये सैटरडे को आज वाली जो है ना, अभी वाली सैटरडे वाली जो ये है, इसमें तुम सिर्फ फ्लूइड्स का हाइड्रोडायनामिक्स और हाइड्रोस्टैटिक समझ रहे हो. अब हम उसके बाद देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं जो तुम्हारा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन वाला पार्ट रहेगा वो मैं मंडे को डाल दूंगा, ठीक है, विद सॉलिड्स ऑफ कोर्स. तो विल ब्रेक इट एट दैट, ठीक है, विल ब्रेक इट एट दैट. आई मीन आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड आई कैन एक्चुअली डिस्कस ऑल ऑफ दिस, बट फिर वो सॉलिड्स में क्या ही पढ़ाऊंगा आधा घंटा, तो कुछ वहां पे भी रहा है लेक्चर, राइट. मतलब द थिंग इज आई कैन एक्चुअली गिव अ 2 hour लेक्चर इसमें, 2 hours 15 minutes या वैसा कुछ, जिसमें मैं पूरा फ्लूइड्स निपटा दूं एंड आई कैन गिव यू अ वेरी स्मॉल वेरी शॉर्ट, बट वो आधे घंटे का लेक्चर रहेगा यार. तो उसको करने का पॉइंट है, आधे घंटे के लेक्चर से अच्छे कि मैं इसको इक्वली रखूं थोड़ा. तो दैट इज द इंटेंशन, ठीक है. दैट इज द इंटेंशन ऑफ ब्रेकिंग इट इन बिटवीन, नॉट डूइंग विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ओवर हियर. मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं, बट वही एज यू कैन सी कि वो आधा घंटे मतलब वही, तो बस थोड़ा प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए इस लेक्चर का टाइम बहुत कम या बहुत ज्यादा ना हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी का सेंस रहे, इसलिए मैं वो थोड़ा लेट करूंगा. ओके, तो ये रहा तुम्हारे डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. अच्छा मैं एक एग्जांपल अच्छा देता हूं. कभी तुम लोगों ने हवा पंखे में किताब खोली छोड़ी है, आप पढ़ने बैठे, है ना, आप पढ़ने बैठे, राइट, और पढ़ने बैठने के उपरांत आपने किताबें खोली, आपने पंखा चलाया, पंखा चलाने के बाद आपने किताब को खोली छोड़ दी, आप पढ़ना भूल गए. बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, होता है, कोई बुरी बात नहीं है करना, मतलब बहुत बुरी बात है पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है. तो अब तुम देखोगे इसमें कि पंखा ऊपर, पन्ना जो है हवा की वजह से, पंखे की हवा की वजह से जो पेपर है तुम्हारा वो ऊपर की तरफ उठता है. देखा है क्या तुमने किताब में ऐसे खोल के अगर ऊपर पंखा चला दूं, ये नहीं, ये गंदा कलर. अगर मान लो मैं तुम्हारी किताब ऐसे खोलूं, ऐसे मैं किताब खोलूं एक, है ना, और इस किताब के पन्ने को मैं ऐसे रख दूं, है ना, मैं किताब के पन्नों को ऐसे रख दूं, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा पन्ना नहीं ऐसे उड़ता है, ये पन्ना ऐसे उड़ेगा, है ना. पर पंखा तो ऊपर से ऐसे चल रहा है ना, पंखा तो ऊपर से ऐसे चल रहा है, राइट.
पंखा तो ऐसे हवा मार रहा है, नीचे की तरफ मार रहा है हवा, पंखा तो ऐसे नीचे की तरफ हवा मारना चाहिए, राइट? सोच के देखो, पंखा तो ऐसे मार रहा है ना हवा, तो पन्ना ऊपर कैसे उड़ा? पन्ने को तो नीचे जाना चाहिए था, राइट? तो पंखा चालू करने से किताब का पन्ना क्यों उड़ता है? सोच के देखो, मजा आया? अब यही सेम चीज देखो, तो ये अब दिस इज एक्चुअली लाइक द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? कि जिस प्रिंसिपल की वजह से पंखा की वजह से पन्ना उड़ता है, सेम प्रिंसिपल की वजह से हवाई जहाज उड़ता है। तो तुम अगर कायदे से सोचो, तो जब तुम किताब खुली रख के पंखे के नीचे पढ़ाई नहीं करते हो और फोन चलाते हो, तो इतना भी बुरा काम नहीं कर, क्योंकि तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो फिजिकली जो कि हवाई जहाज उड़ाने के पायलट कर रहा है। तो it's all about the perspective. You see, in life it's all about the perspective. So develop a healthy perspective and you shall go a long way. ठीक है? किताब का हार्ड कवर बना देता हूं, हार्ड कवर किताब, अच्छी किताब होगी, ठीक है? तो समझ में आई मेरी बात? बात समझ में आए क्या बोल रहा हूं? अब ये क्यों होता है मैं अभी बताया नहीं, अब बताने वाला हूं ना, एक बार हार्ड कवर बना दो फिर बताने वाला। तो ये बुक पढ़ी हुई है, ठीक है? बुक पढ़ी हुई है ये, और इस बुक के पेजेस जो हैं अंडर फैन, the pages actually fly. Why do they fly? I'll tell you why. Under a fan, the pages of a book fly upwards. ठीक है? Why? बर्नौलीस थ्योरम, ठीक है? समझ में आया ये? हाँ है ना? सो द पॉइंट इज कि ये कैसे उड़ता है समझो। तो जैसे ही पंखा चालू होता है तो यहां पे स्पीड बढ़ जाती है, यहां पे स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी क्योंकि देखो स्पीड बढ़ रही है, हाइट ऑलमोस्ट सेम है, हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ है ना? स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे या पन्नों के बीच में स्पीड कम है, यहां पे स्पीड क्या है? तो यहां पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो अब अल्टीमेटली नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर है, क्योंकि ऊपर स्पीड बढ़ गई है पंखा का चालू होने से। तो नीचे क्योंकि स्पीड कम है तो नीचे से फोर्स लगेगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? आई होप ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, राइट? डू यू गेट दिस? मैंने क्या बोला? ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, राइट? सो दिस इंप्लाइज कि तुम्हारा प्रेशर कम हो गया। यहां पे स्पीड नहीं है कम, मतलब यहां पे स्पीड ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? प्रेशर तुम्हारा बढ़ गया, हाँ है ना? अब यही सेम चीज हवाई जहाज में कैसे होता है देखो। तो हवाई जहाज जब उड़ती है, राइट? हवाई जहाज जब उड़ेगी ऐसी, है ना? कैसे, क्या हवाई जहाज बना? छे, हवाई जहाज नहीं बना रहा, बताओ। ठीक है, हवाई जहाज ऐसे दिख रही है, हवाई जहाज है ना ये, समझो? पेपर हवाई जहाज है, पेपर हवाई जहाज है, पेपर वाली हवाई जहाज है, पेपर वाली हवाई जहाज, समझो ना? अब जैसे हवाई जहाज जाते तो तुम्हें पता है क्या हो? नीचे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेड है, तो देखो ऊपर एकदम फ्लैट है, राइट? ऊपर एकदम फ्लैट है। मुझे पता नहीं हवाई जहाज कैसे बनाऊं, चलो यहीं से इसी से बना देता हूँ। तो ऊपर क्या है? फ्लैट है। ऐसे समझो कि जब मेरी हवाई जहाज बनेगी ना, राइट? तो मैं हवाई जहाज बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बस हवाई जहाज बना लेने दो। तो हवाई जहाज में क्या होगा? जब तुम हवाई जहाज बनाओगे ना अपनी, तो हवाई जहाज में पता क्या होगा? हवाई जहाज में क्या होगा कि हवाई जहाज के ऊपर तुम्हारा कोई बॉडी नहीं होता, बॉडी हमेशा नीचे होता है, उसको फ्यूजलाज बोलते हैं, फ्यूजलाज, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये फील्ड में मैं पढ़ा नहीं हूं, मैंने बहुत कम नॉलेज है मेरी एरोडायनामिक्स में, बहुत कम, है ना? तो मतलब है ना, बहुत कम, बट ठीक है जो भी है। मतलब मेरे को इंटरेस्ट बहुत है ये प्लेन क्रैशेस एंड ऑल को समझने में और उसको स्टडी करने में, बट लाइक मेरे को कभी उतना टाइम नहीं मिला कि मैं एरोडायनामिक्स को सही से पढ़ पाऊं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है बर्नौलीज इक्वेशन वाला, वो जो है वो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो तुम्हारे पास प्लेन कुछ इस तरीके से बनी होगी, है ना? मैं प्लेन बना रहा हूँ, बस देखो प्लेन ही बना रहा हूँ, देखो प्लेन बना रहा हूँ। छोटा पन्ना लेना पड़ा क्योंकि बड़ा पन्ना मेरे पास है नहीं, तो इसमें थोड़ी सारी मेहनत जा रही है, पर प्लेन ही बना रहा हूँ। देखो ना, अभी 2 मिनट में बस अभी बना के देता हूँ, अभी एकदम अभी ठीक करके देता हूँ, है ना? तो बन जाएगा प्लेन, बस बन ही गया, बन गया प्लेन। देखो जैसा भी प्लेन बना, काम चलो प्लेन ही है पर ठीक ठाक प्लेन। देखो ये समझो, इस प्लेन में ये प्लेन देखो, ये प्लेन देखो, ये प्लेन देखो, प्लेन देखो, प्लेन देखो, प्लेन देखो, प्लेन देखो, है ना? प्लेन दिख रही है, कैमरा के सामने ला तो प्लेन देखो, ये
है ना। ये प्लेन देखो, ये प्लेन के ऊपर फ्लैट है, नीचे लेकिन बॉडी है, राइट, नीचे लेकिन देखो बॉडी है, नीचे क्या है, ये बॉडी है ना, नीचे ये सब चीज है। तो होगा क्या, ऊपर जब हवा भागेगी ना, ऊपर को कोई हवा को कोई फोर्स नहीं, ऊपर में हवा का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नीचे में हवा को ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, नीचे में हवा को ऑब्स्ट्रक्शन है, समझ रहे हो, नीचे में हवा को ऑब्स्ट्रक्शन है, नीचे में हवा को ऑब्स्ट्रक्शन है। तो नीचे हवा उतने स्मूथली नहीं जा सकती कि उसको रोक रही है चीजें, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो ऊपर हवा एकदम ऊपर से आराम से उड़े जा रही है, राइट, हवा एकदम बहुत प्यार से एकदम मक्खन की तरह उड़ जाएगी। तो इससे होगा क्या, होगा ये कि ऊपर की जो है ना, यहां पे अब ऊपर क्या होगा, टॉप पे क्या होगा, टॉप पे क्या होगा, स्पीड जो होगी हवा की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि पर तुम्हारा वो P प्लस रो वी स्क्वायर प्लस एम रो जी एच और H ऑलमोस्ट सेम ऊपर नीचे, राइट, ज्यादा अंतर नहीं, बहुत छोटा सा अंतर है। तो स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, तो टॉप में तुम्हारा स्पीड ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, राइट, टॉप में तुम्हारा स्पीड ज्यादा हुआ तो तुम्हारा प्रेशर कम हो गया। लेकिन अब बॉटम में, क्योंकि वैसे मैंने तुम्हें उस डेमोन्स्ट्रेशन में तुम्हें बताया मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में तुम्हें बताया बॉटम में क्या हो रहा है तुम्हारा, बॉटम में क्या हो रहा है तुम्हारा, बॉटम में तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, राइट, स्पीड कम हो गया, एरोडायनामिक फ्लो बढ़ गया, तो इसकी वजह से तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या। एज अ रिजल्ट ऑफ विच तुम्हें इस बॉडी के नीचे में फोर्स जो लग रही है वो लग रही है पी हाई, पी मोर, राइट, पी मोर इंटू एरिया, और ऊपर से क्या लग रहा है, पी लेस इंटू एरिया। तो इफेक्टिवली इसका ड्यू रियलाइज दिस मींस कि जो इस पे लगने वाला प्रेशर है ऊपर की तरफ लग रहा है, अपथ्रस्ट ऐसा लग रहा है, राइट, और इसका mg बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई प्लेन्स डोंट फॉल, प्लेन्स फ्लाई। एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल जो तुम्हारा उस पे लग रहा था। समझ में आई बात, एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल जो तुम्हारा उधर पे लग रहा था। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुमने कभी देखा, जब लैंडिंग होती है ना, तो तुम लैंडिंग का वीडियो जाके देखना, लैंडिंग का जाके तुम वीडियो देखना, लैंडिंग में रडर को ऊपर कर देते हैं, लैंडिंग में क्या करते हैं, रडर को ऊपर कर देते हैं, समझ रहे हो, लैंडिंग में क्या करते थे एक्चुअली, लाइक रडर को ऊपर कर देते हैं, समझ रहे हो ये चीज। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, है ना, प्लेन लैंडिंग, लैंडिंग में क्या करते हैं, प्लेन का रडर, अब ये मुझे मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ तुमने ये देखा होगा, आई डोंट नो कि तुमने देखा नहीं देखा, बट लैंडिंग में क्या करते हैं, अगर इफ यू वुड एवर नोटिस, तो लैंडिंग में क्या करते हैं, हाँ ये रहा देखो, परफेक्ट, दिस यही, हाँ, तो यू वुड हैव सीन दिस, राइट, यू वुड हैव सीन दिस, लाइक जब तुमने प्लेन को लैंड करते हुए देखा होगा, तो तुमने ये देखा है क्या कि जो इसका ये साइड वाला रडर होता है, राइट, या मतलब मेरे को दिख तो रही है चीजें, एक मिनट रुक जाओ, कोई अच्छा सा क्लियर दिख जाए तो मैं बस वो एक बार देख लेना चाहता हूँ, वरना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैं ये चीज तुमको सही से दिखा देना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू जस्टिफिकेशन कि तुम्हें क्यों, मतलब व्हाई आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू आर नॉट स्टडीइंग, मतलब किस रीजन से। तो चलो यही, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो तुम ये फोटो देखो ध्यान से, जब तुम ये फोटो देखोगे ना, ये दोनों फोटो देखो, है ना, तो ये वाली फोटोज देखना है ना, इस फोटो में तुम्हें सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो इफ यू लुक एट दिस फोटो, राइट, ये देखो ये नीचे कर दिया है, ये देखो नीचे कर दिया है, डू यू रियलाइज दिस, इसको नीचे कर दिया है, डू यू रियलाइज दिस, इसको नीचे कर दिया है, ये वाले पार्ट को नीचे कर दिया है, तो उससे पता क्या, तो एरोडायनेमिक फ्लो बिगड़ जाता है, समझ रहे हो। तो बिकॉज द एरोडायनेमिक फ्लो एक्चुअली ब्रेक्स बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारी प्लेन होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो, बहुत जल्दी स्पीड मतलब स्लो डाउन हो जाती है। तो जब लैंडिंग होती है तो ये लैंडिंग हो रही है, कोई ऑलमोस्ट लैंड करने वाली प्लेन है, तो उसके रडर को नीचे कर दिया है। रडर को जैसे तुम नीचे करते हो तो ऊपर हवा स्मूथली नहीं जा सकती है, मतलब उतनी ज्यादा देर तक नहीं जाएगी, क्योंकि हवा नीचे भी स्लिप कर सकती है, राइट। तो हवा जो सीधी 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 जा रही थी, अब वो क्या हो गया, वो नीचे की तरफ भी जाने लग जाएगी, राइट, अब वो नीचे की तरफ भी जाने लग जाएगी। तो क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे की भी स्पीड बढ़ जाएगी, और ऊपर की स्पीड तो बढ़ी हुई थी, तो ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम स्पीड होने लग जाएगी। तो वो जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी स्पीड तुमने पकड़ी थी वो बिगड़ जाएगा। तो फिर लैंडिंग में ये चीज बहुत हेल्प करेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो तुम्हारे अपने विंग के साइज को तुमने बहुत छोटा कर दिया, तुम्हारा विंग जो इतना बड़ा था, जो कि एकदम क्लियर ऊपर और नीचे का डिफरेंस था, एरिया ज्यादा था, वो एरिया कम हो गया क्योंकि रडर अब नीचे कर दिया तुमने। तो जैसे वो नीचे होगा, है ना, तो तुम्हारा एरिया छोटा हो जा रहा है, तो एक तो फोर्स और ऊपर नीचे का कम हो जाएगा। सेकंड चीज ये होगी कि जो ऊपर जब तुम्हारा, अब जैसे तुमने इसको पतला किया, नीचे किया, तो नीचे भी स्पीड जो होगी और ऊपर की जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट बराबर होने लग जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाली हवा है ना तुम्हारी, जो ऊपर वाली हवा है तुम्हारी, ऊपर वाली हवा अब नीचे स्लिप होने लगेगी, इसके थ्रू ऐसे जाने लगेगी, समझ रहे हो। तो नीचे की भी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इससे तुम्हारा वो जो अपथ्रस्ट लगा था वो कम हो जाएगा। तो यही रडर होता है, इसको रडर बोलते हैं, नीचे हो जाएगा। यहाँ पे भी रडर होता है जो नीचे हो जाता है, ठीक है।
या तो नीचे कर देते या तो उसको ऊपर कर देते, इधर वेज, मतलब जो भी करो बस उसको फ्लो बिगाड़ना पड़ता है तुमको, ठीक है। तो ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, ये या तो ऊपर कर दो, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। तो व्हेन यू लैंड, दिस इज हाउ योर प्लेन एक्चुअली स्टॉप्स, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्लेन एक्चुअली स्टॉप्स, एक्चुअली फ्लाइज। सो ये चीज जो है ना, इसको अच्छे से अभी अगली बार जब बोलोगे तो इसको ध्यान से देखना, एंड यूड एक्चुअली रियलाइज कि द पायलट विल एक्चुअली लाइक सॉर्ट ऑफ ईदर पुल देम डाउन या ब्रिंग देम अप, ठीक है। एंड अगर तुम ये नहीं कर दो, प्लेन एक्चुअली में क्रैश हो जाता है, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करो ना तो प्लेन एक्चुअली में क्रैश हो जाता है। एनीवेज, सो दैट वाज अ नाइस लिटिल excursion into this topic. Let's come back to the syllabus and let's now talk of the speed of efflux. So the crux of the story is however this, जो तुम यहां पे करते हो, जो प्रिंसिपल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेम प्रिंसिपल पंखे को उड़ाता है, फ्लाइट को उड़ाता है। जब तुम क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग करते हो तो एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल लगता है, बिकॉज एक साइड ज्यादा घूम रहा होता है, दूसरा साइड रफ होता है। वो जो तुमने सुना ना, रफ करना, रफ लाना, सैंड पेपर गेट तुमने सुना ना, स्टीव स्मिथ ने सैंड पेपर से रगड़ा था। क्यों रगड़ा था? क्योंकि जब तुम एक साइड को सैंड पेपर से रगड़ दोगे तो वो रफ हो जाएगा, रफ हो जाएगा तो हवा उसमें बहुत इजीली नहीं जा पाएगी, तो उधर पे हवा स्पीड में कम हो जाएगा, दूसरी साइड हवा बहुत स्मूथली जाएगी। तो शाइन जो करते बॉल को, क्यों करते? इसीलिए रीजन से करते हैं। तो मैग्नस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। तो द पॉइंट इज की नॉट मैग्नस कार्लसन, मैग्नस इफेक्ट है ना, मतलब दूसरे मैग्नस पे नाम पे है। तो द पॉइंट इज इस पूरे कहानी में यह है कि जो स्विंग बॉलिंग में होता है वही सेम यहां लगता है, वही सेम हवाई जहाज को उड़ाता है। तीनों में एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल लगता है। तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे पीली पट्टी बंधी रहती है जिसमें बोलता है डू नॉट क्रॉस द येलो लाइन। क्यों? भीड़ रोकने के लिए नहीं, क्योंकि अगर तुम येलो लाइन के आगे जाओगे ना तो जैसी ट्रेन आती है तो स्पीड हवा की आगे बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रेन की वजह से हवा बहुत ज्यादा जल्दी भागती है। तो आगे की हवा बढ़ गई, पीछे की स्पीड अभी भी कम है तुम्हारे, तो तुम्हारे पीठ से एक पुश आएगा और तुम्हें ट्रेन में ढकेल देगा। इसलिए तुम्हें हमेशा बड़े बड़े लॉरी वगैरह से, जो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उससे तुम्हें बोला जाता है कीप सम डिस्टेंस, क्योंकि अगर तुम बहुत पास जाओगे तो उसकी स्पीड की वजह से हवा तेज चलने लग जाती है और उसकी वजह से तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा आगे का, पीछे का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो वो आगे पुश कर देगा, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारे के सारे चीजें बेसिकली एरोडायनेमिक इफेक्ट्स है, यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स इफेक्ट है। So this is a very interesting topic. If you have time, I would suggest you to actually explore this. I have given you the derivation right now, and I've told you like a bunch of applications, 5 applications. पीली पट्टी क्यों क्रॉस नहीं करनी, सेकंड एप्लीकेशन पेपर क्यों उड़ता है, थर्ड एप्लीकेशन स्विंग बॉलिंग, मैग्नस इफेक्ट, फोर्थ एप्लीकेशन हवाई जहाज क्यों उड़ता है, एंड फिफ्थ एप्लीकेशन क्या था? कुछ तो था ही, गुड, क्या था यार? आई थिंक वो लॉरीज का एक्सीडेंट वाला था शायद, जो भी था पता नहीं। 4 भी होगा तो कोई दिक्कत है, 4 भी बहुत है। तो देखो अब इस पे आते हैं। यहां पे हम वही करेंगे, बस यहां पे एक छोटा सा असम्पशन है। ये जो यहां पे जो एक छोटा सा होल बना हुआ है ना, इस होल का जो एरिया है ए है ना, ये जो होल का एरिया है, दिस इज वे स्मॉलर देन दिस कैपिटल ए। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये बहुत छोटा है एक कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में। ओके फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहां पे मेरा v है और यहां पे मेरा मान लो u है, तो u इंटू ए इज v इंटू स्मॉल ए। तो तुम्हारा यानी कि u क्या हो गया? v इंटू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए। बट स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज अप्रोक्सीमेटली 0, विच इंप्लाइज दैट u इज 0। ठीक है, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट u इज 0। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट u इज 0। ओके चलो अब आगे देखते हैं। तो अगर मैं आगे जाऊं तो u 0, अच्छा यहां पे तुम्हारा हाइट कितना है? हाइट देखो, हाइट डिफरेंस देखो, हाइट डिफरेंस देखो। यहां पे हाइट अगर 0 ले लूं मैं h, तो यहां पे मेरा h कितना होगा? h ही होगा, मतलब यू गेट द आइडिया राइट। तो मेरा बर्नौलीज इक्वेशन क्या बनेगा? स्लाइड ले रखा हूं क्या? नहीं ले रखा हूं। तो मेरा बर्नौलीज इक्वेशन क्या बनेगा? तो एट द स्मॉल, और इसको ऑरिफिस बोलते हैं, होल को ना ऑरिफिस बोलते हैं। ये जो छोटा सा होल होता है इसको पता है क्या बोलते हैं? ऑरिफिस। ठीक है, तो एट द ऑरिफिस P is P0 है ना। P0 तो वैसे दोनों में ही है, हाँ है ना, बिकॉज इट इज ओपन है ना, एक्सपोज टू एयर वंस अगेन। फिर तुम्हारा हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर, मतलब ये तो समझ में आ गया है ना। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टर्म है ना, ये जो है तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी टर्म है।
एंड थर्ड चीज क्या है तुम्हारा, थर्ड चीज तुम्हारा है रो जी जीरो इज गोइंग टू बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी टर्म, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो तुम्हारा क्या है, क्या होगा, हाँ एट द टॉप सरफेस क्या हो रहा है तुम्हारा, u इज जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना, रो जी एच इज द पोटेंशियल टर्म, पर वॉल्यूम है ना इसलिए डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए डेंसिटी, एंड हाफ मतलब यानी कि क्या हो गया, हाफ रो यू स्क्वायर इज जीरो, है ना, एंड योर p इज व्हाट, p नॉट, विच इंप्लाइज अल्टीमेटली क्या मिल गया, p नॉट प्लस रो जी एच, राइट, प्लस जीरो इज इक्वल टू p नॉट प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस जीरो, हाँ है ना, यानी कि तुम्हें फाइनली p नॉट कट गया, रो कट गया, तुम्हें यहाँ से क्या मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी कि v क्या है तुम्हारा, √2gh। यही टॉरिसेलीज लॉ भी होता है, ठीक है, यही टॉरिसेलीज लॉ भी होता है। ठीक है, यही टॉरिसेलीज लॉ भी होता है, समझ में आया। तो तुम्हारी v कितनी है, तुम्हारी v कितनी है, v इज √2gh, करेक्ट। अच्छा चलो आगे देखते हैं, तो तुम्हारा v कितना √2gh है, तो तुम्हारा रेंज कैसे मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, तो कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द लिक्विड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन है ना, कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन, तो तुम्हारा जो h इंटू एच है, राइट, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, राइट, h इंटू एच, ये तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, s y, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रही है, मान लो t टाइम में हो रही है, तो तुम्हारा ये टाइम रहेगा, यानी कि तुम्हारा t कितना होगा, 2h इंटू दिस हो गया, बहुत बढ़िया। कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल रेंज तुम्हें क्या मिलेगा, v इंटू टी लेना पड़ जाएगा, v का एक्सप्रेशन इतना होता है √2gh होता है, राइट, तो v r क्या हो जाएगा तुम्हारा √2gh इंटू ऑल ऑफ दिस, तो यहां से ये g और g गया और 2 और 2 बन के 2 बन गया, तो r इज व्हाट, h इंटू h माइनस, यू गेट दिया यार, h इंटू h माइनस h का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज योर रेंज, ये हाफ रेंज है, पूरा रेंज नहीं है ना, तो यू टेक वेलोसिटी इंटू टाइम एंड यू गेट द रेंज, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रेंज, ऑसम। अगला देखो अब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज क्या देखो, नेक्स्ट चीज क्या है वो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट थिंग, राइट, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज तुम्हारा ये है यहाँ पे कि आई हैव गिवन यू नाउ, आई वांट यू टू नाउ कैलकुलेट द टाइम दैट इट टेक्स फॉर यू टू एम्प्टी द एंटायर कंटेनर, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, right, which is a very sort of it feels like a difficult problem, right, it feels like a difficult problem, right, तो तुम्हें बट ये तुम्हें मालूम है, राइट, मान लो तुम्हारे पास कंटेनर में तुम्हें खाली करना, तुम्हारे पास जो छेद है वो एकदम नीचे है, राइट, एकदम नीचे है, तो लेट मी I mean I've written the explanation over, but I want to do the explanation in a slightly different way, so I don't want to do it in this traditional manner, so मैं तुम्हें अपने तरीके से बता दूंगा खुद से लिख के, ताकि तुम समझ जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारा v है और यहाँ पे हाइट कितनी है तुम्हारी, हाइट कितनी है तुम्हारी, अरे यार चल जा, क्या दिक्कत है इसको बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा है इसका, हाइट तुम्हारी यहाँ पे h है, ओके, तो नाउ द थिंग इज कि यहां पे तुम्हें ये रियलाइज होता है, डू यू रियलाइज दिस, ये क्वेश्चन तुम्हें रियलाइज होता है, जो तुम्हारा यहाँ पे u है ना, ये जो तुम्हारा u है, राइट, ये जो तुम्हारा u है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस du by dt, राइट, चेंज इन du by dt, राइट, यही तो है ना, माइनस dh by dt, सॉरी नॉट du, क्या लिख रहा हूं, du by dt इज u माइनस u, वाह, सो u इज व्हाट, माइनस dh by dt, करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, हाँ है ना, 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 यही होता है ना तुम्हारा u इज माइनस dh by dt, और ये तुम्हारा कितना, दिस इज √2gh, this is √2gh, okay, and now you know that small a into v is capital A into minus du by dh by dt, right, again हमने इसको शुरू में जीरो लेके इग्नोर कर दिया था, now we are not going to ignore that, अब मैं इसको कंसीडर करूंगा नॉन जीरो, तो ये कंडीशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन की, हाँ है ना, इज दिस द कंटिन्यूटी इक्वेशन, हाँ है ना, हाँ है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन की यही है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब जो फॉर्मूला यही आता है, तो इससे तुम्हें ये मिल जाएगा, राइट, हाँ है ना, अब जैसे तुम्हें ये मिल गया, यहां से तुम्हें dt मिला क्या, dt मिला क्या, मुझे तो dt मिल गया, राइट, और तुम्हारा h कहां से कहां जाना चाहिए, t0 पे तुम्हारा h का वैल्यू का कैपिटल है, जो t टाइम पे तुम्हारा h का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट, सो यू कैन सी द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द लिमिट्स, राइट, हाँ है ना, खाली करना, तो फाइनल टाइम पे खाली हो गया, यानी कि h 0 बन गया, हाँ है ना, हाँ है ना, सही बात है क्या, ये बताओ,
सही बात है क्या ये बताओ, हाँ है ना। तो तुम्हारा खाली हो गया राइट टी टाइम में, तो इसलिए वो टी टाइम में तुम्हारा हाइट 0 बन गया, जीरो टाइम में हाइट तुम्हारा कैपिटल एच था। यू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस आउट एंड यू गेट टी इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय स्मॉल a इनटू √2g into all of this, and then you work this out and you basically get this. So this is a nice result over here, right? This is the final result. तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एक्सप्रेशन था तुम्हारा, ठीक है। You just need to get dh by dt. यही सेम चीजें तुम अपने उसमें भी करते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी, राइट? जहां पे अगर मैं तुम्हें टाइम वाइम पूछूं तो तुम क्या करते हो बेसिकली, ऑल यू हैव टू डू यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ h एंड h को 0 पहुंचा दो बस इंटीग्रेट करके, तो दैट इज हाउ यू गेट टाइम, राइट? तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। नाउ दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग वन, दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि अब इसमें उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें तुम्हारी वेलोसिटीज वगैरह बहुत ज्यादा बदल रही हैं। तो अब इसको कैसे करोगे तुम, ये बताओ मुझको, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड है ना, सेम फ्लूइड में तो बर्नौलीज इक्वेशन लगता है, बर्नौलीज इक्वेशन हमेशा सेम फ्लूइड में लगता है, ये भी याद रखना, अलग फ्लूइड में नहीं लगता है, ठीक है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऑब्वियसली वो डेरिवेशन गलत हो जाती है, उस डेरिवेशन में तुमने जो रो काटा वाटा था वो सब कटेगा नहीं, मतलब कंटिन्यू इक्वेशन वैलिड नहीं रहते, बिकॉज अब मास वगैरह में वेलोसिटी वगैरह भी आ जाती है, तो आते हैं उसमें, मतलब वो चीज तुम इंट्यूशन तुम्हारा डेवलप हो जाएगा इफ यू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स। बट इस वाले में देखो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, तो तुम शुरू किससे करोगे? तुम शुरू करोगे यहां पे तुम्हारा प्रेशर कितना है, P नॉट, राइट? राइट, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो यहां पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा? लार्ज वेसल है कंटेनिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स एज शोन, तो यहां पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा? यहां पे तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाएगा? यहां पे तुम्हारा प्रेशर बन जाएगा कितना? बोलो 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 बोलो। ये लिक्विड फ्लो कर रहा है क्या? क्या ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, हाँ या ना? ये लिक्विड फ्लो कर रहा है क्या, हाँ या ना? फ्लो का सीन इसमें पता है, फ्लो का इसमें सीन पता है क्या? फ्लो का सीन इसमें ये है कि देखो एक्चुअली में हाँ फ्लो कर रहा है, तो वो जो रो जीएच वाला इक्वेशन, जो हाइड्रोस्टैटिक का इक्वेशन, वो डायरेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं है, बट द की थिंग ओवर हियर इज दैट ऑल्दो दिस इज फ्लोइंग, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है ना, तो वो फ्लो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो, तो ये वाला जो यू है ना ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, एंड ये वाला यू भी अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जीरो है इसलिए हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज थी पहली। दूसरी, अब देखो तो ये पी नॉट है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर क्या बन जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी इंटू 2h। ओके, तो ये क्या बन गया? ये बन गया पी नॉट प्लस 2 रो जी एच। अच्छी बात है। अब यहाँ का प्रेशर तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये रहा है ना, ये रहा। तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा जो भी था, मान लो उसको P1 ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा क्या है? P नॉट है, और यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? रो v स्क्वायर है, राइट? यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? 0 है, पर हाइट क्या है? 2 रो जी एच है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये रो भी रहेगा, ये 2 रो रहेगा, बिकॉज द डेंसिटी इज 2 रो, राइट? सो रिमेंबर दैट, 2 रो है ना, v स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट क्या है? 0 है, 2 रो जी 0, ठीक है? तो ये 0 ये 0 क्या, तो इनको इक्वेट कर देंगे, इनको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? बर्नौली इक्वेशन से क्या मिलेगा? P1 प्लस 2 रो जी एच, राइट, इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस प्लस ये रो और ये रो का 2 कट जाएगा, ये तो 0 वैसे ही है ये, तो दिस इज गोइंग टू बी रो v स्क्वायर। ओके, बट नाउ व्हाट इज P1? P1 क्या है? P1 को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? P1 तुम्हारा वो रहा ना, तो वो रहेगा P नॉट प्लस अगेन 2 रो जी एच फॉलोड बाय अनदर 2 रो जी एच, राइट? अनदर 2 रो जी एच इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो v स्क्वायर। तो P नॉट और P नॉट गया, इससे रो गया, तो कुल मिला के क्या मिला? तुम्हें मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। तो इससे तुम्हें क्या मिल गया? इससे तुम्हें क्या मिल गया? v इज इक्वल टू 2 रूट जी एच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो यही आइडिया है, राइट? तो अगर मान लो मैंने ये u और u वैसे इक्वल होने चाहिए, जो भी u होगा ना सेम ही होगा, बिकॉज एरिया दोनों का सेम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये और ये u इक्वल ही रहेंगे, तो उससे भी तुम सॉल्व करके सेम ही हाफ रो v स्क्वायर ही निकाल सकते हो, राइट? तो या बेसिकली ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो सेम ही रहने वाला है, बट दैट्स द पॉइंट। ऑल राइट, सो that is the idea. Now we discuss elasticity and viscosity, which is the second half of the unit. ना जैसे कि मतलब obviously you can see that there was a clear division as well. About 1 hour 40 minutes, 1 hour 45 minutes is where the lecture stands right now. So we'll study this part है ना in the next lecture, which will be uploaded on Monday. So what is going to be there on Monday? On Monday we'll be studying this. Must. So that's it from my side. I'll see you guys on Monday with elasticity and continuity and viscosity and surface tension and all of those things. Until then, take care, peace out, and if there is any problem, do let me know. I'll be happy to help you out. ठीक है? तो चलो फिर मैं ये साइज इसमें से अभी स्लाइड्स अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? बाद में what I'll do is I'll actually upload the slides once again and we'll have a discussion of these. ये क्या किया मैं यार? शिट यार, शिट ये क्या कर दिया? स्पीड ऑफ इफ्लक्स था, वो वाला क्वेश्चन चला गया लास्ट वाला।
उप्स, कोई बात नहीं, आई विल ऐड द क्वेश्चन, रिलैक्स, ठीक है। सो चलो, तो आई विल ऐड दैट क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन। Until then, peace out, have fun. If there's any problem, do let me know, है ना। एंड मैंने कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े भी थे, अच्छा भी था, कुछ कमेंट्स तो बढ़िया भी लगा। तो I'll see you guys later on Monday. Until then, basically try and practice a few questions, understand the topic well, and I hope you appreciate the subject as well, right? सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए मत पढ़ो, right? If you have a possibility of learning the subject, understanding subject, go ahead and do that as well, ठीक है। तो उसीलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैं फॉर्मूला लिख के दिखा सकता था, लाइक डेरिवेशन वगैरह बताने का कोई पॉइंट नहीं अगर तुम सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश नहीं करो। सो आई वुड रियली वांटेड टू डू दैट। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस लेटर, जैसे कि मैंने बोला। सो या दैट्स इट, चलो फिर बाय।